वॉइस आ रही बेटा सबको मेरी? यस सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बेटा। आज काफी बच्चे ने ज्वाइन कर रखा है। ये हिमू में कौन है बेटा? सर मैं हूँ हिमांशु कौशिक। अच्छा, हिमांशु कौशिक। कैसा रहा बेटा हिमू आपका रिजल्ट? पिछली क्लास में आप नहीं थे। सर अच्छा रहा। अच्छा रहा। जी सर। मिक्की, मनीष, कैसे हो बेटा? देवेंद्र, आप, गुड किरण। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग। हाउ आर यू? मनीष, आपके गुड माइक मॉर्निंग में सर। दिक्कत। मॉर्निंग बेटा, मॉर्निंग। आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? उससे पहले बेटा मैं कोई 5 मिनट की बात है, जब तक बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। एक्चुअली ठंड भी ज्यादा है ना बाहर, तो मुझे 5 मिनट लेट हुआ बस। ठीक है ना? मैं सेंटर पे आ गया। जिसको क्लास लेनी वो सेंटर पे आ सकता है। हमारी हर संडे क्लास हो रही है अभी। सैटरडे नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगी, ठीक है ना? सैटरडे हमारी क्लासेस। तो बेसिकली बेटा आपका जो एलएलबी सेकेंड ईयर है, इसमें टोटल आपके सब्जेक्ट कितने देवेंद्र आप बता सकते हैं? हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। हाँ सर बता सकता हूँ। बताना बेटा। देवेंद्र, सीमा, बताना। पिछली क्लास में डिस्कस किया था हमने। कितने सब्जेक्ट है सर टोटल? एक तो आप जो पढ़ा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट का 2 है सर। हम्म। ठीक है सर। और फिर वेरी गुड। इंटरेक्शन ऑफ स्टेचुएट्स है। फिर हाँ, उसके बाद वेरी गुड। जूरिस्प्रूडेंस है। वेरी तो उसके गुड। बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। हम्म। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। सिविल प्रोसीजर हम्म। कोड है। लॉ ऑफ हम्म। एविडेंस है। और एक हम्म। ऑप्शनल जो बचेगा टैक्सेशन। हम्म। हम्म। ये 8 है अच्छा सर। बेटा। अच्छा बेटा, आज क्लास में सभी प्रेजेंट है, तो मुझे आपसे जब तक बस 2 मिनट की बात है, ठीक है ना? मैं एक बार मैं सिलेबस ओपन कर देता हूँ आपके लिए। ठीक। 1 मिनट। हम्म। 1 मिनट बेटा बस। सिलेबस तो सबके पास हो गई। मनीष, मिक्या, आपके पास सिलेबस है कि नहीं है? सर अगर कोई लेटेस्ट है तो आप भिजवा दो। बाकी तो इंस्टीट्यूट से आया है, कुछ समझ नहीं आ रहा था ये वाला। अच्छा ये वाला इसमें से कौन कौन सा आएगा सर? हाँ यही वाला है सर, अब मैं राइट बता राइट। रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ। देखो, जो एलएलबी सेकेंड ईयर है, इसमें सबसे पहले हम समझेंगे हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा क्या। फर्स्ट ईयर में बेटा आपने पढ़ा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्ट 1। तो पार्ट 2 जो आपका बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, इंडेमनिटी ऑफ गारंटी, वो जो पार्ट 2 है बेटा आपका कहाँ आता है? स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में, पेपर 6, जो हमारा अभी स्टार्टिंग में हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा? पहली बात ये हो गई आपका स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट 2, जो कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 2 हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। क्लियर है यहां तक मनीष आपको? यस सर, हाँ जी। ठीक है ना मिकी? हेमू, आपको क्लियर है? जी जी। रिंकू, यस सर। रिंकू, वॉइस आ रही है मेरी? हाँ जी सर। ठीक है ना? तो देखो बेटा, सेकेंड ईयर में हम कॉन्ट्रैक्ट 2 पढ़ेंगे। क्लियर है यहां तक? जिन्होंने पिछली क्लास में थे, अभी समझा देता हूं मैं हम पढ़ेंगे क्या। उसके बाद ध्यान देंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सबने पढ़ी थी, ठीक है ना? रिट्स पढ़े थे, पेरिमेबल पढ़ा था, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एडवांस आता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट 1 और कॉन्ट्रैक्ट 2 बना के सेक्शन 1 से लेके 248 तक होते हैं। सेम आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जो आगे चला जाता है, उसको एक जूरी प्रिडिक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, देखो आप, ये रहा पेपर आपका बेटा 1 एंड पेपर 7। इसमें बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की टर्म्स का यूज किया जाएगा। क्लियर है यहां तक? इसके बाद जो आता है बेटा आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी इजी है, काफी कठिन है, इजी है, कठिन है बिल्कुल भी।
इसके बाद आता है आपका लॉ ऑफ एविडेंस, ठीक। फिर आता है आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। जब हमने फर्स्ट ईयर में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट पढ़ा था, उसका थोड़ा सा एडवांस टॉपिक आपका क्रिमिनल आता है। इसके बाद देखो आप, इसके बाद आता है आपका लॉ ऑफ एविडेंस, ठीक। लॉ ऑफ एविडेंस बेसिकली जो लॉ ऑफ टॉर्ट था, लॉ ऑफ टॉर्ट इंग्लिश लॉ, उससे काफी हद तक सिमिलर आपका लॉ ऑफ एविडेंस है। क्लियर है यहां तक? जो बेटा आपका सेकंड ईयर है, इसमें मोस्ट प्रोबेबली आपका जो पेपर एग्जामिनेशन मोड वो में भी आपका रिटर्न हो, ठीक है ना। बट इन थर्ड ईयर में मैं कंफर्म कह सकता हूं आपका रिटर्न ही होगा, एमसीक्यू नहीं होगा थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में जो आपके सब्जेक्ट है वो कम हो जाएंगे पर थोड़े एडवांस हो जाएंगे, ठीक। अब देखो इसके बाद जो ऑप्शन एक और आता है आपका ड्राफ्टिंग, ठीक है ना। ये पेपर 9 था ड्राफ्टिंग। जैसे हमने फर्स्ट ईयर में लीगल लैंग्वेज पढ़ा था कि लेटर, ऐसे आपके सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, मीनिंग, ठीक है ना मनीष। तो बेटा सेम आपका ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग आता है कि आप कैसे सेल डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है ना, रिलिक्विशमेंट डीड, इनको कैसे ड्राफ्ट करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बीइंग अ लॉयर। आप लॉयर बनने वाले अपकमिंग ईयर्स में, तो जो ड्राफ्टिंग जो सब्जेक्ट है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। सेकंड ईयर में ड्राफ्टिंग तो आई, ठीक। अब इसके ऊपर आता है बेटा ऑप्शनल में। देखो पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था, ऑप्शनल में बेसिकली आपके 4 यूनिट है। फर्स्ट है इंटरनेशनल इकोनॉमिक लॉ, सेकंड है टैक्सेशन लॉ, थर्ड है आपका लीगल हिस्ट्री, फोर्थ है, एक मिनट, फर्स्ट है इकोनॉमिक लॉ इंटरनेशनल, सेकंड है बैंकरप्सी लॉ, ठीक है ना, इंसॉल्वेंसी एक्ट बेसिकली जो अभी लेटेस्ट है। इसके बाद टैक्सेशन लॉ, इसके बाद लीगल हिस्ट्री और इसके बाद इंश्योरेंस लॉ। तो बेटा एक बार मिकी, क्योंकि मैं एक तरह से मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट से आस्क करके इस टॉपिक को कराऊंगा ऑप्शनल को कि किसको क्या कराना है, ठीक है ना। तो बेटा एक बार हीमो, किरण और मिकी, मनीष, आप बता दो बेटा इसमें कौन सा कराना है ऑप्शनल में, आपको टॉपिक कौन सा समझना है। कौन सा करा ये दो तो सर, सर जो आप पूछ लेंगे। तभी डिसाइड कर लेंगे। हाँ वेरी गुड, आपने सही काम किया। और मनीष आप बताओ बेटा। सेम सर, अभी डिसाइड उस टाइम कर लेंगे, अभी तो नहीं पता, इसमें तो अभी टॉपिक देखना होगा सर। देखो मैं इसमें कहूंगा, बीइंग आप अगर लॉयर बनने वाले तो इसको हम टैक्सेशन करेंगे, ठीक है ना। मेरा जो फेवरेट टॉपिक रहा है बेटा वो टैक्सेशन ही है, ठीक है ना। टैक्सेशन पढ़ने का रीजन क्या है, इसमें आप वेरियस टाइप ऑफ असेसमेंट, इनकम्स, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये जो आपका बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी है, जो ये जो पांचों टॉपिक है इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका टैक्सेशन और इंसॉल्वेंसी है, ठीक है। अगर टाइम रहा तो मैं दोनों ही करा दूंगा। वैसे टैक्सेशन आपका थोड़ा लेंथी है, ठीक है। कौन सा लेंदी नहीं है और कम वॉल्यूम है इसमें? कौन सा लेंथी नहीं है? हाँ। इंश्योरेंस लॉ है बेटा और लीगल हिस्ट्री। बेसिकली मैंने सारे पढ़ रखे ना अपने कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में, ठीक है ना बेटा। अब देखो टैक्सेशन का हमारा बैच भी चलता है, ठीक। एक, अब देखो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक। हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था देवेंद्र, आप बता सकते हैं बेटा। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो आपका स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे एक बार मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है ना। आपको सेंटर से बुक भी जल्दी अवेलेबल हो जाएंगी। एक मिनट बेटा, ये देखो। अब इसमें देखो कई बच्चों ने पढ़ भी रखा होगा, जैसे कोई कोर्स लिया हो। बेसिकली जो आपका स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है ये एंट्रेंस एग्जाम में आता ही है। जब जुडिशियल एग्जाम आप देंगे एंट्रेंस के लिए तो उसमें टॉपिक आना ही आना है। इसी के लिए मैंने सबसे पहला टॉपिक इसी को स्टार्ट किया।
और भी टॉपिक है, पर और भी टॉपिक थोड़े कठिन हो जाएंगे। हम इजी से कठिन में जाएंगे, कठिन से इजी में नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो देखो, हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी पिछली क्लास में पढ़ लिया था। बेसिकली जो आपका इंडेमनिटी होता है वो आपका इंश्योरेंस के लिए, टर्म्स के लिए यूज किया जाता था, और गारंटी आपका बैंक गारंटी के लिए। इंडेमनिटी में टू पार्टी होती थी, इंडेमनीफायर, इंडेमनीफाइड। गारंटी में बेसिकली आपके थ्री पार्टीज होते थे, डेप्टर, क्रेडिटर और श्योरिटी। इसके बाद देखो, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे बेलमेंट एंड प्लेज। प्लेज नहीं है इसमें, प्लेज छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो मैं प्लेज करा देता हूं, आपके जुडिशियल एग्जाम में आते ही आता है बेलमेंट प्लेज एजेंसी। ठीक, आज का जो टॉपिक रहेगा बेलमेंट प्लेज एजेंसी हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देखो बेटा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। गुड्स एक्ट में क्या क्या आता है, ठीक, सेल ऑफ गुड्स में आपके क्या क्या आएंगे, राइट ऑफ अनपेड सेलर क्या क्या है, ठीक है ना। ये सारी टॉपिक को कवर अप करेंगे। कुछ वर्ड हैं जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट में हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, जो कुछ वर्ड होते हैं जो आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं, ठीक है ना। इस बार भी पेपर का पैटर्न है एमसीक्यू ही रहेगा, मोस्ट चांसेस है, बट इन थर्ड ईयर में आपका रिटर्न ही रहना है, ठीक है ना। फिर आता है आपका पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट सबसे इजी टॉपिक है, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे आप। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बाद आपका एलएलपी। एलएलपी क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप, एलएलपी एंड द कंपनी। क्लियर है यहां तक? मनीष, हिमू, सीमा, रिंकू, सबको क्लियर है बेटा? देवेंद्र यस सर। हाँ सर, हाँ सर। करें, चले Yes. बेटा आगे चले हम। अब देखो, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बेलमेंट और प्लेज, ठीक है। बेलमेंट और प्लेज को कैसे स्टार्ट करेंगे, एक मिनट बेटा बस। आपके पास नोट्स प्रोवाइडेड होंगे, जिससे किसी को अगर एक्स्ट्रा नोट चाहिए तो वो मेरे से क्लास के बीच में बोल सकता है, मैं इसका एक्स्ट्रा नोट्स भी प्रोवाइड कर सकता हूं, ठीक है ना। देखो आप ध्यान से समझेंगे, बेलमेंट एंड प्लेज, ठीक। ये डायग्राम सब बेटा काफी इजी लैंग्वेज में, इसीलिए मैंने इस नोट्स को प्रीफर किया, ठीक है ना। ये क्लियर है ना मनीष, ये नोट्स की, और कि कोई और से नोट दिलाऊं बेटा मनीष? वॉइस आ रही है मनीष? हाँ, एक नोट नोट्स आए हैं सर, वही है दिलाऊं सर बेटा जो मनीष? आपने दिए हैं, राइट? वॉइस आ रही है मनीष? हाँ आ रही है सर, मैं कह रहा हूँ नोट्स कुछ मैडम ने भेजे हैं, वही है सर, ये वही कॉपी है। यस सर, यस यस बेटा, यस। मिकी, देवेंद्र, क्लियर है बेटा नोट्स? आपको कोई डाउट था, पिछली क्लास में सेंड किए थे मैंने? नहीं सर, अभी नहीं नहीं सर, पढ़े, ठीक है, हमने प्रिंट भी निकाल लिया उसका। ठीक है, प्रिंट वेरी निकाले गुड। सर, पढ़ेंगे उसी के अकॉर्डिंग। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये जो नोट्स है ना, काफी हद तक सिंप्लीफाइड है। ऐसे अगर किसी को सिमिलर चाहिए होंगे, जैसे आपके फर्स्ट ईयर में यहाँ से बेटा एमसीक्यू सेंड हो गए थे, कि आप भी बोल रहे थे पिछली क्लास में कि एमसीक्यू से काफी हद तक पेपर आए थे, तो इस बार भी हो जाएंगे। पर इस बार हम एडवांस नॉलेज लेके चलेंगे कि पेपर में हमें दिक्कत ना हो। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है ना। अब देखो, हम बेलमेंट पढ़ते हैं। बेलमेंट बेसिकली होता क्या है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने देवेंद्र को अपनी कार दे दी, ठीक है ना। देवेंद्र से मैंने उनकी कार ले ली कि मेरे को कुछ समझ के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए, सपोज मैं देवेंद्र का भाई हूँ छोटा, ठीक है ना। मैंने उनसे कार ले ली और कार लेके कहीं घूमने चला गया, और फिर वापस कार उनको वापस दे दी। तो पोजेशन बेसिकली होता क्या है, पोजेशन इज अ बेलमेंट, सॉरी, बेलमेंट इज अ पोजेशन। पोजेशन यानी कि लेना, ठीक है ना। पोजेशन, बेलमेंट इज अ बेलमेंट इज अ बेसिकली पोजेशन फॉर पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए गुड्स को लेना और फिर वापस उसको कुछ समय के बाद दे देना। सपोज मैं घर छोड़ के कहीं घूमने जा रहा हूं, तो मैंने अपने गमले को, ठीक है ना, फ्लावर्स को या फ्लावर पॉट को मैंने अपनी लैंडलॉर्ड को दे रखा है। बेसिकली मैंने जो लैंडलॉर्ड को अपने फ्लावर पॉट को दे रखा है, अब मैं जब घूम के वापिस आऊंगा, मैं उससे जो फ्लावर पॉट ले रहा हूं, वो फ्लावर पॉट मेरा क्या हो गया,
वो जो इस बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व हो गया, ये क्या है, मेरा बेलमेंट है। क्लियर है यहां तक? अब बेलर बेसिक मैं ऊपर से समझा रहा हूं बेटा, फिर हम पढ़ेंगे। बेलर बेसिकली आपका क्या होता है, जो गुड्स को देता है, ठीक है ना, जिस पर्सन को चाहिए उसे बेलर बोला जाता है। बेली कौन होता है आपका, बेसिकली बेली जो गुड्स को लेता है। यहां तक क्लियर है? तो बेलमेंट इज अ ट्रांजेक्शन, हम पढ़ेंगे डिटेल में से बेटा। बेलमेंट एक ऐसा ट्रांजेक्शन होता है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स डिलीवर करता है कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक। उनके कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है कि जब पर्पस उनका फुलफिल हो जाता है तो उस गुड्स को उसे रिटर्न करना पड़ता है या फिर डिस्पोज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग दैम, ठीक है ना। कहने का मतलब है, जैसे मैंने किसी से कार ली, अब मैंने कार ली, अब कार को यूज करने के बाद, जैसे कार को मैंने एक दिन ट्रेवल किया, जैसे रेंट मैं ओला को लेता हूं, ओला की कार को मैंने रेंट पे लिया। बाइक लिया, जैसे मैं मनाली घूमने गया, वहां पे मैंने बाइक ली। अब जो मैंने बाइक ली, बाइक से मैंने मनाली का पूरा टूर किया। सपोज मैं पूरा टूर कर रहा हूं मनाली का। इस टूर के बाद अब मैं जो बाइक है, अगर मनाली की वो बाइक बाइक वाले को देता हूं, मतलब बाइक ओनर को देता हूं, तो ये जो बीच में ट्रांजेक्शन पूरी हो रही है, इसको क्या बोला जाएगा बेटा, बेलमेंट, ठीक। अब इसमें डायरेक्शन किसकी इन्वॉल्व हो रही है, बेलर की, ठीक है ना। बेलर की डायरेक्शन बेसिकली क्या है कि आप अपने बाइक को यूज करिए पूरे दिन, जहां आपको घूमना है घूमिए, पेट्रोल आप खुद से भराइए उसमें, पेट्रोल भराने के बाद बाइक हमें वापस कर दीजिए। तो इसमें डायरेक्शन किसकी इन्वॉल्व हो रही है, बेलर की, ठीक। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है बेटा आपका, बेसिकली बेलमेंट इज एन एक्ट ऑफ डिलीवरिंग गुड्स टू द बेली फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस विदाउट द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। कहने का मतलब है, जैसे कि मैंने, अब देवेंद्र बेटा आपका एग्जाम्पल ले रहा हूं, बुरा मत मानना, ठीक है ना देवेंद्र आप, सर करिए सर। ठीक है ना। देखो आप, मैंने देवेंद्र से जैसे कार ली, देवेंद्र जी ने मुझे कार दी। मैंने कार लेने के बाद देवेंद्र अब मेरे को अपनी उसकी कार के ओनरशिप नहीं देंगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन आरसी नहीं देंगे। क्लियर है यहां तक? कुछ समय के यूज करने के लिए देंगे। तो बेलमेंट बेसिकली होता क्या है, बेलमेंट इज अ possession of good for a specific purpose without giving the actual ownership to the bailey, ठीक है ना, विदाउट गिविंग एक्चुअल ओनरशिप टू द बेली। कहने का मतलब है, जैसे कि मैं अपने फ्लावर पॉट, बाइक, कार की चाबी किसी को देता हूं यूज करने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके एक्चुअल पेपर भी उसको दे दूं, उसका ओनरशिप भी दे दूं कि भाई तू रख मैं नहीं रखूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए बेलमेंट में, ठीक है ना। अगर ऐसा होगा तो अलग कंडीशन हो जाती है आपकी, ठीक है ना। इसके बाद देखो जो बेलर वर्ड है, बेलमेंट, वो बेसिकली बाइलर से डिराइव्ड है, ठीक है ना। बाइलर का मतलब क्या होता है, टू डिलीवर, ठीक। अब इसमें जो पर्सन डिलीवर कर रहा है गुड्स, वो आपका बेलर है, और जो पर्सन जिसको मिल रहा है वो आपका क्या है, बेली है, ठीक है। सपोज मैं आप सबसे बेटा एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ठीक है ना मनीष, मिकी, देखो हम जैसे कि अपना बाइक को मेट्रो स्टेशन पे पार्किंग पे लगाएं, ठीक है ना। मैंने अपनी बाइक को मेट्रो स्टेशन में पार्किंग में लगाया, तो इस केस में बेलर कौन है और बेली कौन है बेटा, बताओगे कोई बेटा, सीमा, भगवती? पार्किंग अटेंडेंट। पार्किंग अटेंडेंट क्या है, बेलर की बेली? बेली। बेली हो बेली गया है ना, सर, क्योंकि ले बेली रहा है है। वो सामान। हाँ वेरी गुड, बेली है, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें किसी ने अगर सर बेलमेंट एक्चुअली ये पढ़ा, एग्जाम्पल भी नहीं, सर एग्जाम्पल को भी नहीं माने, क्योंकि हमने उसको यूज करने के लिए थोड़ी दिया है, उसको सुरक्षा करने के लिए दिया है। हाँ तो ओनरशिप यहाँ के लिए बेलर दिया है। बेली वाला तो पार्किंग में तो नहीं, हम पार्किंग में जमा कर रहे हैं, उसके यूज के लिए थोड़ी कर रहे हैं सर, उसको हम्म, सेफ्टी और सिक्योरिटी रखने के लिए दे रहे हैं सर। तो कुछ और बात तो एग्जाम्पल लीजिए सर। बेटा इसे नॉन ग्रेचुइटियस बेलमेंट कहेंगे। अभी टाइप्स ऑफ बेलमेंट पढ़ेंगे ना देवेंद्र, उसमें आएगा अच्छा सर। ग्रेटिट्यूअस और नॉन ग्रेटिट्यूअस, ठीक है ना, वो एग्जांपल अनलेस देखो। ओके कॉन्ट्रैक्ट ओके। में स्पेसिफिकली, मतलब वो स्पेसिफाई हो रखा है, तो हाँ वो अपने खुद के लिए यूज नहीं कर सकते तब तक। कंसिडरेशन इन्वॉल्व होनी चाहिए दोनों पार्टीज के लिए, जी। ठीक है। अब देखो ध्यान देंगे हम, बेलर क्या है, जैसे एग्जाम्पल लिया है देवेंद्र, ठीक है ना, ऐसे समझो जैसे मैंने
अपनी बाइक की चाबी मेट्रो स्टेशन के पार्किंग को दी, तो मैं अपनी जो कीज दे रहा हूं, मैं क्या हूं, बेलर हूं, ठीक। और जो अटेंडेंट ले रहा है मेट्रो स्टेशन का, वो क्या है, बेली है। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद देखो, द ओनरशिप ऑफ गुड्स रिमेन विद द बेलर, द बेली गेट ओनली द पोजीशन। कहने का मतलब है कि हमारे पास बाइक तो हमारी नाम की है ही बाइक, पर जो चाबी वो किसके पास चली गई, बेली के पास चली गई, ठीक। अब इसके बाद आता है एसेंशियल्स एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। सबसे पहले इसमें होना क्या चाहिए, आप बताओ बेटा, हमने बेलमेंट में क्या क्या होना चाहिए, एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट आपके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए, बताओ। बताओ बेटा, मनीष, मिकी, देवेंद्र, सीमा, क्या क्या एसेंशियल होने चाहिए बेलमेंट के। सर एक कॉन्ट्रैक्ट तो होना ही चाहिए, बेलर बेली भी वेरी गुड। होना चाहिए, एक्चुअल हम्म एक्चुअल गुड्स होना चाहिए, हम्म क्योंकि जिसको आप जिस सामान का बेलमेंट कर रहे हैं वो तो होना ही होना हम्म चाहिए। हम्म और कैपेसिटी डिलीवरी ऑफ भी होना पार्टीज होनी चाहिए चाहिए, कि लॉफुल हाँ वेरी पार्टी कंसिडरेशन तो होना दो चाहिए ही है। लीगल इंटेंशन के साथ। बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट क्या है वही सेम होंगे शायद। वेरी गुड, एकदम करेक्ट जवाब दिया सबने। देखो बेटा, बेलमेंट में बेसिकली एसेंशियल क्या है, टू पार्टीज होना चाहिए। जैसे हमने एसेंशियल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट किया था वैलिड फर्स्ट ईयर में, ले बेसिकली आपका टू पार्टीज होना चाहिए। जिससे कौन, टू पार्टीज हो गया, ठीक है ना। उनके बीच में एक पर्पस होना चाहिए। पर्पस में जैसे कि कुछ समय के बाद आप मुझे ये दे देना या मैं तुझे ये दे दूंगा। उसके बाद एक पोजीशन होना चाहिए, पोजीशन यानी कि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक उसको ऑक्यूपाई करना चाहिए। उसके बाद जब सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपका खत्म हो जाएगा तो आप उसको रिटर्न कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक। रिटर्न करने के बाद देखो, जो डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो तीन तरह की होनी चाहिए। अभी तीन तरह की होती क्या है, मैं आप सभी इसको समझाता हूँ। जैसे फर्स्ट एक्चुअल डिलीवरी, जैसे मैंने फ्लावर पॉट है, फ्लावर पॉट अपने मकान मालिक को दे दिया कि भाई संभाल, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ भी वो घूमने के लिए कहीं, तो ऐसा करिएगा कि सर आप इसका ध्यान रख लीजिएगा। तो जो एक्चुअल डिलीवरी है वो क्या होगा, फ्लावर पॉट मकान मालिक को दे देना, या कीज आपको या कीज आप मेट्रो स्टेशन के अटेंडेंट को दे रहे, तो क्या वो आपकी एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। सेकंड होता है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक डिलीवरी कहने का मतलब है कि जैसे कि इस छत पे, अब जैसे मैं किराएदार हूँ, ठीक बेटा, किराएदार हूँ, मैं अपने गांव जा रहा हूँ, मेरी किसी के यहाँ पे डेथ हो गई, तो मैं कहूंगा कि सर एक्चुअली मेरा, अंकल ऐसे बोलूंगा, अंकल जी मेरा ऊपर है ना तख्त रखा है या खटिया रखी है, तो उस खटिया का आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने जो एक सिंबलाइज करके बोला कि मेरी छत पे, टेरेस पे, आपकी छत पे एक खटिया रखी है, उसका ध्यान रखिएगा, तो खटिया क्या हो गई आपकी, सिंबॉलिक डिलीवरी हो गई, हमने एक सिंबल से बताया, ठीक। फिर आता है आपका कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी यानी कि बनाया हुआ। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में एक परफेक्ट एग्जांपल अगर देना चाहे देवेंद्र, मिक्की, मनीष, तो क्या देंगे, रिंकू आप बताओ, भगवती। कंस्ट्रक्टिव सर डिलीवरी अपने में घर की चाबी किसी को पकड़ा दिया सर, हाँ, वेरी कि भाई गुड, तू घर में झाड़ू पोछा देखना, डॉक्यूमेंट्स मैं चोरी चकारी। डॉक्यूमेंट्स वेरी गुड, सीमा ने भी अच्छा बताया। भगवती क्लास में हो आप, वॉइस आ रही है भगवती आपको। अब इसके बाद देखो, फॉर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ बेलमेंट। बेसिकली टाइप्स ऑफ बेलमेंट मैं पहले ऊपर से समझा देता हूं, फिर इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ बेलमेंट में आपका बेसिकली फर्स्ट क्या होता है, ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट क्या होता है, जिसमें कि आप कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है ना। ग्रेटिट्यूअस में आप फ्री ऑफ चार्ज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैं मकान मालिक हूं, कोई किराएदार जा रहा है, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कोई फीस नहीं चार्ज कर रहा, उसकी सुरक्षा कर रहा हूं, उसके सामान की, ठीक है ना, उसके गुड्स की, पोजेशन की मैं प्रोटेक्शन कर रहा हूं, तो इसमें क्या होगा, ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, ठीक। इसके बाद आता है बेटा नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में बेसिकली क्या होता है आपका, कि इसमें ओनरशिप दोनों के बीच में होती, मतलब कंसिडरेशन दोनों के बीच में होती है। कंसिडरेशन कहने का मतलब है बोथ पार्टीज, बेलर एंड बेली, बोथ द पार्टीज विल गेट द बेनिफिट। विल गेट द बेनिफिट कहने का मतलब है, जैसे मैंने अपनी बाइक की चाबी मेट्रो स्टेशन के पार्किंग अटेंडेंट को दे दी, ठीक है ना,
तो मेरी बाइक सुरक्षित है, मेरी बाइक प्रोटेक्टेड है, इसमें फायदा क्या है मुझे? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो बेली है, बेली कौन? जो मेट्रो स्टेशन का पार्किंग अटेंडेंट है, उसको क्या है, पार्किंग करने पे अमाउंट में कुछ पे करूंगा। क्लियर है ना बेटा? अमाउंट कहने का मतलब है 15 रुपीज, 20 रुपीज, घंटे के हिसाब से। आपने मेट्रो स्टेशन में पार्किंग तो की होगी सबने, ठीक है ना? तो नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट क्या होता है? जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व होती है, जिसमें बोथ पार्टी विल गेट द बेनिफिट। फर्स्ट आता है ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, जो कि इट इज द बेलमेंट पोजीशन ऑफ अ प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना? फ्री ऑफ कॉस्ट से प्रोवाइड किया जाता है, ठीक। अब इसमें डायग्राम में कुछ समझा रखा है, इसको समझेंगे अच्छे से। अब देखो फॉर्म यानी कि टाइप्स या काइंड्स ऑफ बेलमेंट। सबसे पहले क्या होता है, इसमें डिलीवरी बेलर पर्पस के लिए की जाती है, ठीक है ना? ग्रेचुइटस बेलमेंट मैंने आपको बता दिया। हायरिंग ऑफ गुड्स की जाएगी, उसका पे किया जाएगा, ठीक है ना? हायरिंग ऑफ गुड्स कहने का मतलब है, जैसे मैं रिक्शा चलाता हूँ, ई रिक्शा ड्राइवर हूं, तो मैंने किसी रिक्शा ओनर से उसका रिक्शा लिया, पूरे दिन चलाऊंगा और पूरे दिन चलाने के बाद उसका पैसा उसको पे कर दूंगा। तो हायरिंग ऑफ गुड्स हो गया। फिर आता है डिलीवरी ऑफ गुड्स टू क्रेडिटर टू सर्व एज अ सिक्योरिटी फॉर अ लोन, ठीक है ना? इसका कहने का मतलब है कि मैंने क्रेडिटर को गुड्स को डिलीवर करना है, जिससे हमारे लोन की सिक्योरिटी फुलफिल होती रहे। इसके बाद आता है डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर रिपेयर विद और विदाउट रेम्युनरेशन, ठीक है ना? गुड्स हमने किसी मैकेनिक को दे दिया, बाइक कार मैकेनिक को डिलीवर कर दिया और उसको उसका पैसा नहीं दे रहे, ठीक है ना? एक तरह से उसके पास पोजीशन एज अ बेलमेंट रखी हुई है मेरी बाइक और कार, पर उसका उससे हम पैसा नहीं दे रहे। डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर कैरेज। कैरेज का मतलब क्या होता है बेटा? कोई बता पाएगा मुझे? मनीष, मिकी, रिंकू, सीमा, देवेंद्र। कैरेज का बेटा मीनिंग किसी को पता है क्लास में? सर किसी सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा के देना सर। वेरी गुड। इसमें क्या कोई पैकिंग मटेरियल यूज किया जाता है? हाँ सर, उसमें पैकिंग मटेरियल भी हो सकता है और उसका लगेज का जो किराया वराया जो लगता है, भाड़ा लगता है, ये सारे कुछ उसमें होते हैं। पैकिंग होती है, सर लेबर ट्रेन में चार्जेस यूज होते होता है हैं, ना सर, ये ट्रेन में उतरवाना यूज किया चढ़वाना, जाता एक जगह से है मालगाड़ी। लेके पैकिंग करके चढ़ाना, दूसरे जगह में अनलोड करना, ये सब कैरेज में आता है। सर क्या क्या था वो? मैं समझा नहीं। कैरेज है सर। रिवर्स एंड पैकर्स आजकल चल रहे अच्छा हैं सर। अच्छा। ट्रेन में मोस्टली यूज होता है लव सर। हाँ बेटा, मूवर्स एकदम एंड सही पैकर्स कह भी रहे आजकल यूज कर रहे हैं सर। कैरेज के साथ वो कैरेज में ही काउंट हो जाएगा। हो। करेक्ट करेक्ट जवाब दिया बेटा, ठीक है ना? इसके बाद देखो फाउंडर ऑफ गुड्स। अब बेलमेंट में फाउंडर ऑफ गुड्स कैसे आ सकता है? सपोज मेरा गुड्स कोई लॉस्ट हो गया, ठीक है ना? अब लॉस्ट हो गया, जैसे मेरा आरसी है, आरसी मेरी लॉस्ट हो गई, लाइसेंस, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस लॉस्ट हो गया मिडल ऑफ रोड में। अब किसी ने उस लाइसेंस आरसी को उठाया, अपने पास रखा, ठीक। जब तक उसको ट्रू ऑनर यानी कि मैं नहीं मिल जाता, तब तक उसने अपने पास उसको रखा हुआ है। तो जो रखा हुआ है वो क्या आपका बेलमेंट है, ये ठीक है बेटा? वो मेरे उसके पास एक पोजीशन की तौर पे रखा हुआ है, जब तक उसको फाउंडर ऑफ गुड्स नहीं मिल जाता तब तक उसने उस गुड्स को रखा हुआ है, तो वो आपका क्या कहलाया जाएगा? बेलमेंट कहलाया जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो बेसिकली देखो टाइप्स ऑफ बेलमेंट में हम टू टाइप्स पढ़ते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है आपका ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना? इसके बाद आता है नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, जो होता है आपका नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में बेसिकली देयर इज अ कंसिडरेशन इन्वॉल्व between the two parties and the both parties will कमर्शियल्स आर इन्वॉल्व इन दैट। हाँ बेटा, कमर्शियल इन्वॉल्व है, ठीक है ना? मैंने बताया था जैसे पार्क एक्सटेंडिंग, हमने अपनी बाइक की चाबी दे दी, ठीक है ना? मोटर व्हीकल किसी को दे दिया और कहा कि भाई तू इसके पैसे दे दियो कुछ समय के बाद, ठीक है ना? तो कुछ समय के बाद उसके पैसे मुझे देगा। यहां तक क्लियर? किसी को डाउट है? आगे चले हम। बताओ बेटा, सीमा, मनीष। No, sir, everything is clear. यस।
ठीक है ना, आगे चले हम बेटा, बताओ। प्लीज मूव सर। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान देंगे हम। अब इसके बाद आते हैं कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज, ठीक है ना। बेसिकली आप देखो, इसमें देखो ध्यान से, चार्ट में दिखा हुआ है ग्रेटिट्यूअस और नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। ग्रेटिट्यूअस क्या होता है? आपका फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करना। कैसे? जैसे मैंने किसी से कोई बाइक हायर कर ली, ठीक है ना। अब मैंने अपने फ्रेंड से कहा भाई तू मुझे बाइक दे दे, मैं अभी चला, मतलब कुछ सामान मोमोज या मंचूरियन ला के वापिस कर दूंगा। तो जो मेरा फ्रेंड मुझे बाइक दे रहा है वो क्या है? ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में के अंडर आ गया, ठीक है ना। अब सपोज मेरा फ्रेंड मुझे बाइक देता है, बाइक देने के बाद कहता है कि भाई देख तू जाएगा तो पेट्रोल तो खर्च करेगा पूरा 100 रुपए का, तो तू ऐसा कर 100 रुपए मुझे अभी सिक्योरिटी अमाउंट दे के जा और बाइक खूब चला, ठीक है ना। अब उसमें जो बेली है वो क्या करेगा? उसको 100 रुपए अमाउंट पे करेगा और बेली उसका बेनिफिट उठाते हुए बाइक को ले जाएगा और कुछ सामान खरीदने के लिए या पूरे दिन के लिए उसको हायर कर लेगा। तो इस केस में जो बेलमेंट इन्वॉल्व होगी वो आपकी क्या होगी? नॉन ग्रेटिट्यूअस होगी। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है ना। इसमें क्या होगा? एक बोथ क्वेश्चन है पार्ट। सर, अगर उसकी बाइक यूज करी है, उसकी बाइक कोई इंसिडेंट हो जाता है, उसमें क्या होगा सर इसमें, या वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है? इसमें बेटा अभी पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है ना। ड्यूटीज एंड ओके राइट्स में आपके जो ओके टॉपिक हो सेम कॉन्सेप्ट ओके आएगा, ओके। ठीक है ना। अब देखो इसमें जैसे मनीष का सवाल था कि जैसे हमने बाइक किसी को दी बेली को, ठीक है ना, यूज करने के लिए। अब बेली ने उसका एक्सीडेंट करा दिया, तो इसमें किसकी लायबिलिटी है? कौन लायबल होगा? बेलर की बेली? बताओ बेटा मिकी देविंदर, कौन लायबल होगा? आप बताओ। सर बेली बेली लायबल होएगा। बेली 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 लायबल होगा सर इसमें। ठीक है, करेक्ट है बेटा। और अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एडवांस कर दूं मैं, मुझे पता था बाइक में डिफॉल्ट है, इंजन इसका चल नहीं रहा, मुझे पता है, मैं बेलर हूं, कि तो इसका फिर तो इंजन बार बेलर की बार रुक रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वेरी गुड, काम कर दिया एकदम। मिकी ने, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? आगे चले हम। मनीष क्लियर हो गया आपका डाउट? यस सर, क्लियर। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से समझेंगे, जो बेलर और बेली टॉपिक है इसको ध्यान से समझना। एक टॉपिक को पढ़ना, दूसरा अपने आप कवर हो जाएगा। कैसे? जो बेलर की ड्यूटीज है, सुनना ध्यान से, जो बेलर की ड्यूटीज है वो बेली की राइट है। क्लियर है? ठीक है ना। इसमें ड्यूटीज और राइट दोनों गिवन है आपको, ठीक है ना बेटा। ये जो मैंने आपको ये दिया है पीडीएफ, इसमें दोनों दोनों चीजें होंगी। तो जो बेलर की ड्यूटी है वो बेली की राइट्स है। क्लियर है? और जो बेली की ड्यूटी है वो बेलर की राइट्स है। मतलब बेलर, ध्यान से सुनना, बेलर के ड्यूटीज बेली की राइट्स है और बेली की ड्यूटीज बेलर के राइट्स है। क्लियर वाइस है यहां वर्सा हो तक? जाएगा, वाइस वर्सा है, राइट? हाँ, वाइस वर्सा है, ठीक है ना। ऐसे समझ लो आप। तो देखो ध्यान से समझेंगे, ड्यूटीज ऑफ बेलर सबसे पहला आता है। ड्यूटीज ऑफ बेलर, इसको ध्यान से समझना। अब जैसे मैं अपनी बाइक को किसी को यूज करने के लिए दे रहा हूं, ठीक है ना, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, ठीक। अब मैं बाइक यूज करने के लिए दे रहा हूं तो मेरे को उसको सारे फैक्ट को बताना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे मैं अपने गुड्स को दे रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं बेटा, काफी अच्छा है, केस स्टडी में भी आया था ये एक एग्जाम में, ठीक है ना। कि अब जैसे एक फ्लावर पॉट है, ठीक है ना, इस एग्जांपल को ध्यान से सुनना, ठीक। मैंने फ्लावर पॉट को मकान मालिक को दिया, तब उस समय कोई फ्लावर नहीं थे, ठीक है ना। फ्लावर पॉट में कोई भी फ्लावर उगे नहीं थे। जब मैं 1 महीने घूम के आया तो उसमें फ्लावर उग गए। क्लियर है ना बेटा? उसमें फ्लावर ग्रोन हो गए। ये केस स्टडी में आया हुआ क्वेश्चन है एक एग्जाम में, ठीक है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन था, बच्चे आंसर नहीं कर पाए थे जल्दी। अब इसमें मैं आप सबसे पूछता हूं, जैसे फ्लावर पॉट मैंने दिया विदाउट फ्लावर का, कोई भी फ्लावर उसमें उगे नहीं थे। अब मैं 1 महीने बाद जब दिल्ली आया, मैंने देखा, मकान मालिक से अपने फ्लावर पॉट को मांगा तो मकान मालिक मुझे उस फ्लावर पॉट को देता है, बट कहता है इसमें जो फ्लावर है वो मुझे चाहिए। फ्लावर तो मैंने उगाया ना पानी डाल डाल के। तो इस केस में बताओ बेटा, जो फ्लावर है वो किसके हैंड्स में होने चाहिए? बेलर के कि बेली के हैंड्स में? बेलर। सर बेलर का ही होना चाहिए सर। क्यों? उसका रीजन क्या है देवेंद्र, आप बताओ बेटा। सर वो प्लाट है, वो फ्लावर पॉट है सर, उसमें तो ये बट नेचुरल है कि ये चीज उसमें प्रोडक्ट होगा सर। फूल
फूल का पौधा है तो आज नहीं तो कल फूल निकलेगा ही। अब मेरी इसको मुर्गी है अगर सर, और आपके घर में जाके अंडा दे देती है, तो अंडा आपका थोड़ी होगा, मुर्गी के मालिक का अंडा होगा। सही बात है, अच्छा एग्जाम्पल दिया ठीक है ना। इसको अगर लॉ लैंग्वेज में कहे तो देवेंद्र कैसे कह सकते हैं, मैं क्या बताओ, मतलब ही मस्ट रिटर्न द एक्चुअल पोजीशन ऑफ गुड्स, सर ऐसे कोई कह भी सकते हैं। गुड्स दिए हैं अगर हम्म किसी की हम्म पोजेशन में, इन केस अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई भी अगर हम्म उसके वजह से प्रॉफिट होता है या प्रॉफिट हम्म मार्जिन बढ़ता है, तो उसमें बेलर का हक होएगा। वेरी गुड, ठीक है ना। तो इसको क्या ऐसे कह सकते हैं कि हम द बेली मस्ट रिटर्न द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द गुड्स, इसको ऐसे कहा जा सकता है क्या? जी कहा जा सकता है, वो सारे गुड्स उसको रिटर्न करने होंगे ना, क्योंकि बेलर का है ना वो सामान, एक्चुअली में बेली को तो सिर्फ पोजेशन दिया है थोड़े समय के लिए। सही बात है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम, देखो कि इसमें वर्ड एक यूज किया जाएगा पोजीशन के आगे एक्चुअल। क्लियर है ना यहाँ तक? ओके। हेमू किरण क्लियर है ना रिंकू, आपको ये वर्ड हेमू रिंकू किरण हाँ जी। क्लियर है ना रिंकू बेटा आपको? हम्म। हाँ जी। ठीक है। अब देखो आप इसके बाद देखो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, ड्यूटीज ऑफ बेलर। ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। सबसे पहला आता है टू डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट्स इन द गुड्स। अब आप किसी को गुड्स दे रहे हैं तो सबसे पहले आप उसके बारे में सब कुछ बताएंगे। ठीक है ना, कोई भी फ्रॉड का एक्ट नहीं होना चाहिए, अंडर इन्फ्लुएंस का नहीं होना चाहिए, ना मिस रिप्रेजेंटेशन का कोई एक्ट होना चाहिए। तो उसमें क्या क्या रहा है, इट इज द ड्यूटी ऑफ बेलर टू डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट्स टू द बेल गुड्स, द बेलर मस्ट बी अवेयर। ठीक है ना, बेलर को जो भी पता होना चाहिए सारे के सारे गुड्स को पता आएगा। ठीक है ना, अगर मान लो उसने गुड्स के बारे में नहीं बताया, ठीक है ना, जैसे कि इंजन हमारा खराब है, मैंने अपनी बाइक किस बेली को दी, अपने दोस्त को दी, और दोस्त की बाइक उधर, मेरी बाइक जाके उधर ही बीच रास्ते में रुक गई। तो अब जो बेली है, मेरा दोस्त है, मुझसे कहेगा कि भाई तेरी बाइक तो रुक गई, तूने तो मुझसे झूठ बोला। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंजन बीच में रुक जाए। या फिर पेट्रोल, मान लो पेट्रोल बीच में खत्म हो गया, ठीक है ना, उस समय तक था पेट्रोल, उस समय बीच में जाके खत्म हो गया, कोई भी सडन कुछ भी प्रॉब्लम अकर हो गई, तो इस केस में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, डैमेजेस पे करने की, बेलर की। ठीक है, इफ गुड्स आर bailed for hire, the bailor is responsible for such damage whether he is not aware existence of such fault in the goods bailed। ठीक है ना, तो बेलर है बेटा, उसको जो गुड्स उसने बेल किया है, जो पोजीशन दिया है बेली को, उस केस में बेलर आपका क्या होगा, लाइबल होगा फॉर एनी डैमेज अकर इफ ही डज नॉट प्रोवाइड द फुल डिस्क्लोजर टू द बेली। ठीक, अब इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, टू बियर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। इसको ध्यान से समझेंगे आप। अगर आपका बेलमेंट, ठीक है ना, बेलमेंट क्या है, नॉन ग्रेटिट्यूअस है। नॉन ग्रेटिट्यूअस कहने का मतलब क्या, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे बेटा मेट्रो स्टेशन की पार्किंग है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। अब मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में मैंने जो उससे पर्ची कटाई वो 6 घंटे की थी। ठीक है ना, आप सबने भी कटाई होगी 6 घंटे की, 20 रुपीज की। क्लियर है यहाँ तक, 20 रुपए की। अब हुआ क्या, मेरा कुछ काम पड़ गया, मुझे 6 घंटे से ज्यादा उसमें समय लग गया अपनी बाइक को लेने में। अब सपोज मुझे 10 घंटे लग गए, तो 10 घंटे में अब जो मेट्रो स्टेशन का अटेंडेंट है, वो तो ये कहेगा कि सर हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो तो 6 घंटे का हुआ था, अब आप आ रहे हो तो 10 घंटे, तो आपको तो एडिशनल 30 रुपीज पे करने पड़ेंगे, प्लस 10 रुपीज 4 आवर्स के। तो उस केस में क्या बेलर को देने चाहिए वो 10 रुपीज की नहीं देने चाहिए? बताओ बेटा, देवेंद्र, सीमा, मिक्की, मनीष। हाँ देने बिल्कुल चाहिए। देना देने चाहिए चाहिए। सर, देना चाहिए सर। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है? तो बेलर मस्ट पे द एक्स्ट्राऑर्डिनरी expenses if the bailment is considered to be non gratuitous। नॉन ग्रेटिचुअस बेलमेंट हमने पढ़ा है मनीष, क्या होता है बेसिकली हमारा, बोथ द पार्टी विल गेट द बेनिफिट। ठीक है ना, देयर मस्ट बी अ कंसिडरेशन इन्वॉल्व बिटवीन द पार्टीज। ठीक, अब इसके बाद देखो सेकंड, बोलो बोलो मनीष। यस सर, इसमें इंक्लूड हो रहा है बेसिकली वाइस वो ड्यूटी एंड राइट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा, उनके पॉइंट्स के कि क्या पहले डिफाइन किया गया है और पहले नहीं किया गया, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाए। सही बात है। ठीक है, अब देखो सेकंड पॉइंट में कहता है कि बेलर की जो ड्यूटी वो पे करेगा सारे के सारे एक्सपेंसेस को, अगर ग्रेचुइटस बेलमेंट है। ठीक है ना,
सपोज मैंने आपको ग्रेचुइटस बेलमेंट का एक परफेक्ट एग्जांपल दिया था। मैंने अपने फ्लावर पॉट को, या मकान मालिक मेरे जो खटिया है, ठीक है ना, बेड है, उसका ध्यान रख रहा है ऊपर, तो उसमें कुछ भी खर्चा होता है, जैसे दीमक लग गया, कुछ भी खर्चा हो गया, तो बेलर का एक ड्यूटी है कि उसको पे करेगा एक्सपेंस को, ठीक है ना। जैसे बारिश हो गई तो बारिश के लिए ऊपर कोई चादर ढक दिया, बेड के ऊपर कोई ऊपर शेड बना दिया छत के ऊपर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करने की किसकी है? बेलर की, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है ड्यूटी टू इंडेमनीफाई बेली फॉर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन, ठीक है ना। अब इंडेमनीफाई बेली फॉर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन, अब देखो इसमें ध्यान दो। अब ये बेली का एक बेली, ठीक है ना, ध्यान देना। अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने का खत्म होने वाला है। जैसे जो मकान मालिक था, ठीक है ना, ऐसे समझो, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से साल के, जैसे बेटा मैं कैसे, हाँ, जैसे आप बिल पे करते हो, ठीक है ना, बिल पे करने से पहले आपके पास एक रिमाइंडर मैसेज आता है, ठीक है ना। जैसे आप फोन का रिचार्ज करते हैं, ठीक है ना, आप सब फोन का रिचार्ज करते होंगे, तो आपके फोन पे, गूगल पे या पेटीएम पे एक मैसेज आता होगा कि आपका जो बैलेंस है वो खत्म होने वाला है, या फिर आपके पास एक कॉल या मैसेज आता होगा कंपनी के थ्रू कि सर काइंडली रिचार्ज योर बिल, आपका जो बिल है वो खत्म होने वाला है इसी महीने। तो जो बेली है, बेली कौन है? बेली जिसके पास गुड्स रखा हुआ है, वो बेलर को एक रिमाइंडर देगा कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म होने वाला है, ठीक है ना। ठीक, तो इसमें देखो बेलर की ड्यूटी क्या है? ड्यूटी टू इंडेमनीफाई बेली फॉर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन, ठीक है ना। जो बेलर्स, द बेलर शुड कंपनसेट द बेली फॉर द लॉस और डैमेज सफर्ड बाय द बेली इन एक्सेस ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड। इसमें सिंपल ये है बेटा कि जो बेली है वो इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है ना, बेलर को। इसके बाद देखो फिर पॉइंट आता है, बेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू द बेली फॉर एनी लॉस विच द बेली मस्ट मे सस्टेन, ठीक है ना। अब बेलर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अगर बेली का कोई लॉस हो रहा है तो उसको इन्फॉर्म करना, ठीक है ना, कि वो लॉस ना करे, उस लॉस को रिकवर कर दे, किसके लिए? बेलर के लिए, ठीक। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है, ड्यूटी टू टेक द गुड्स बैक। अब सब कुछ हमारा प्री मेच्योर टर्मिनेशन हो गया, पोजेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए, एंड कंप्लीट हो गया, फुलफिल हो गया, कंप्लीटेड हो गया। तो इसके बाद में जो लास्ट 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 आपकी ड्यूटीज आती है कि जो बेले आपके बेलर को गुड्स दोबारा वापस कर देगा। यहां तक क्लियर है बेटा? किसी को डाउट है यहां तक? ड्यूटीज ऑफ बेलर में डाउट आया? मनीष, मिकी, देवेंद्र, आपको? सर क्लियर है, अभी तक क्लियर है। आगे चले हम, ठीक है सर। ठीक है ना। इसमें बेटा सब कुछ एकदम क्वालिफ वो है, मतलब काफी अच्छे तक समझा रखा है मनीष, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखो ड्यूटीज ऑफ बेली का क्या है। जैसे मैंने अपने गुड्स को अगर बेली को यूज करने के लिए दिया है, तो बेली की सबसे पहली ड्यूटी क्या बनती है? उस गुड्स को अच्छे से ध्यान रखे, ठीक है ना, उस गुड्स का वो अच्छे से ध्यान रखेगा। कैसे ध्यान रखेगा? उसमें कोई डैमेज नहीं आने देगा। अगर डैमेज आया तो उसमें किसकी गलती हो जाएगी? फिर बेली की गलती हो जाएगी, ठीक है ना बेटा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है ड्यूटीज ऑफ बेली में? ही मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ गुड्स, ठीक है ना, प्रॉपर केयर ऑफ गुड्स रखेगा, ठीक। वो किसी भी लायबल नहीं रहेगा किसी के लॉस का, ठीक है ना। डिरेटेशन ऑफ सच गुड्स, मतलब कि कुछ मिस हैपनिंग हो गया, ठीक। ही मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ वैल्यू, क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ सच गुड्स, ठीक। इसके बाद आता है, बेली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस ड्यू टू हैपनिंग ऑफ एक्ट गॉड पब्लिक एनिमीज, ठीक है ना। अब कोई गॉड आ गया, जैसे मैंने बेटा अपनी खटिया का ध्यान रखने के लिए कहा था कि मेरे पापा की खटिया थी, ऐसे ध्यान रखना मकान मालिक से। अब ऊपर से बिजली कड़की और खटिया पूरी जल गई। तो जो खटिया पूरी जल गई, इसमें क्या है कि बेली की इसमें ड्यूटी कुछ भी नहीं थी, ठीक है ना। बेली इसमें लॉस के लिए लायबल नहीं रहेगा, मकान मालिक इस लॉस के लिए लायबल नहीं रहेगा, ठीक है ना। जैसे समझो आप
ऊपर से बिजली कड़की और पूरी जो मेरी खटिया थी या फिर कोई गुड्स था वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। किससे? थंडर से, बिजली एक्ट से। ऑफ गॉड अगर हुआ है तो फिर वो लाइबल नहीं होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं हाँ ना? हाँ ठीक। बेटा, ठीक है ना। अगर एक्ट ऑफ गॉड हो रहा है तो जो बेली बेली है, जो मकान मालिक है, उस केस में लायबल नहीं होगा, ठीक है ना। उसमें बस दुखी मना सकते हैं हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है ना। या फिर किसी दोस्त ने मेरे से स्कूटी ली, मैं ऐसे मजाक के उसमें बताता हूँ, और स्कूटी वाले को किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया और अपने साथ पुलिस स्टेशन में ले गया स्कूटी को, ठीक है ना। तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो मैंने अपने दोस्त को स्कूटी दी वो लायबल नहीं रहेगा, ठीक है ना। उसमें गलती किसकी सिंपली मानी जाएगी? बेलर की मानी जाएगी, ठीक, कि उसने एक प्रॉपर इंश्योरेंस आरसी लाइसेंस नहीं दिया था। एक्ट ऑफ गॉड में बेसिकली नहीं होता, ठीक है ना। थंडर हो गया, डिजास्टर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, कुछ भी हो गया। अब इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स बेल, ठीक है ना। अनऑथराइज यूज कहने का मतलब है, सपोज मैंने अपनी बाइक अपने फ्रेंड को दिया। बाइक मुझे पता तो था नहीं कि मेरा दोस्त कैसा है, वो शकल से तो नशेड़ी लग ही रहा था मुझे। अब उसने क्या करा, कोई नशे की सामान, ड्रग्स का सप्लाई किया। अब ड्रग्स का सप्लाई किया तो उस केस में मेरी जो बाइक बाइक है वो मेरी क्या हो गई, जब्त हो गई, सीज हो गई, ठीक है ना। किससे हो गई? पुलिस ऑफिसर से हो गई। किस मामले के अंदर, किस इन्वेस्टिगेशन के अंदर? कि जो गुड्स सप्लाई किए जा रहे थे वो ड्रग्स के थे, ठीक है ना। तो इसमें कहा गया है कि इस केस में जो बेली रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है ना। ये भी एक केस स्टडी आया हुआ है पेपर में। इस केस में रिस्पॉन्सिबल कौन है? बेली है। बेली की ड्यूटी क्या होती है कि ही मस्ट नॉट मेक अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स बेल। क्लियर है यहां तक? आगे चलूं बेटा मनीष? पॉइंट आ रहा है ना सबको समझ में? रिंकू, किरण, हीमू। बेसिकली सर वही जो मैं कह रहा था कि आपकी राइट्स और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी आपको कंसीडर करना है। तो अगर आपने किसी को गुड्स दिए हैं तो आपको पूरी देख रेख भी करनी है। अगर पहले से है तो बेलर उसे इन्फॉर्म करेगा, और अगर कुछ गड़बड़ होती है बाद में तो फिर उसके लिए बेली रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, करेक्ट है, ठीक है। अब देखो इसके बाद आता है गिव्स गुड्स सेपरेट फ्रॉम हिज ओन गुड्स। कहने का ओन गुड्स का मतलब है कि जो बेली अपने गुड्स को सेपरेट रखेगा अपने खुद के गुड्स से, ठीक है ना। अब एक बात को समझो आप, जैसे कि मेरे को किसी ने अब कार की चाबी दी, ठीक है ना। अब मैं घूमने के लिए जा रहा हूं, मैंने अपने घर की चाबी, ठीक है ना, घर की चाबी किराएदार को, मतलब पड़ोसी को, नेबर को घर की चाबी दी। तो जो नेबर है बेली, उसका सबसे पहला ड्यूटी क्या है? वो उस जो घर की कीज है उसको एक तरह से अलग से रखेगा कि कहीं मिसमैच ना हो जाए, कहीं लॉस्ट ना हो जाए, कोई उसकी थेफ्ट ना कर ले, ठीक है ना। तो ड्यूटी ऑफ बेली में क्या आता है बेटा कि ही मस्ट सेपरेट द गुड्स ऑफ बेलर फ्रॉम हिज ओन गुड्स। अपने गुड्स से अलग से रखेगा वो बेलर के गुड्स को। क्लियर है यहां तक? ठीक है ना। तो इस पॉइंट में क्या कह रहा है कि जो आपका बेली है वो सेपरेट करेगा गुड्स से, ठीक है। इसमें देखो अगर मान लो बेली मिक्स कर देता अपने गुड से, तो उस केस में होगा क्या? बेलर का इसमें इंटरेस्ट है मिक्सचर में, ठीक है ना। जो गुड्स सेपरेट डिवाइड हुआ है इसमें बोथ द पार्टीज क्या होंगी? गुड्स दोनों पार्टीज के बीच में रहेंगी, ठीक है ना। बेली क्या करेगा? सेपरेशन और डैमेजेस के लिए बियर एक्सपेंस लायबल रहेगा। अगर मान लो ये सेपरेट नहीं हो पा रही, अलग नहीं हो पा रही, तो बेली इसमें क्या करेगा? बेलर को गुड्स के लॉस का पैसा पे करेगा, ठीक है ना। तो मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन सबसे पूछता हूं बेटा, ठीक है। जैसे मैंने अपनी कीज, ठीक है ना, अपनी कार की कीज नेबर को दी। अब नेबर ने उसको लॉस कर दिया, तो इस केस में कौन लायबल है? नेबर लायबल है जो बेली है, कि बेलर लायबल है? मिक्स कर दिया मतलब किसी के साथ मिक्स कर दिया और चाबी कहीं और की कहीं और चली गई। बेली। बेली है सर। बेली, ठीक है ना देवेंद्र? वॉइस आ रही है आपको देवेंद्र? आ रही है सर। आ रही है ना? किरण, रिंकू, हिमू, वॉइस आ रही है बेटा? आ रहे हैं ना टॉपिक समझ में? हाँ सर। अच्छे से आ रहा है ना बेटा समझ में? ओ, आखिरी में पूछूंगा सबसे सवाल,
ठीक है ना। अब देखो आप, इसके बाद आता है आपका राइट टू सेट एडवर्स टाइटल। ठीक है ना। अब ये एडवर्स टाइटल का मतलब क्या होता है, बताओगे बेटा देवेंद्र या मिकी, कोई? मनीष, एडवर्स टाइटल का मतलब क्या समझेंगे? बताओ बेटा, मिक्की, देवेंद्र, भगवती, सीमा, रिंकू, मनीष, एडवर्स टाइटल का मतलब? मैंने जो सामान बेली को दिया उसको कहीं उसको हथियाने का कोशिश ना करे। अच्छा, ये हथियाने? एडवर्स पोजेशन की तरह ही होता है ना एडवर्स टाइटल के, आपका मतलब उसमें कोई हक नहीं है तो भी आप मतलब बैठे हो, जैसे मतलब घर में उसके? कब्जा कर का लोगे। मतलब कि उसका पोजीशन अपने नाम से करा ले। वेरी गुड। और क्या एक परफेक्ट लॉ की लैंग्वेज और अगर यूज देने करना और चाहें? देने और देने से और उसको रिटर्न देने से मना भी करे। हम्म खेल खेले, इधर उधर करे। हम्म कहने का मतलब है देवेंद्र, आप समझिए बेटा, सिंपल सा, जैसे कि अगर किसी ने मुझे गुड्स दिया तो मैं उसके ऊपर अपना हक नहीं जता सकता। ठीक है ना, ओनरशिप नहीं ले सकता। एडवर्स टाइटल है, उसके आगे अपने नाम को जोड़ नहीं सकता। ठीक है ना। तो बेली की जो सबसे पहली ड्यूटी आती है कि वो नॉट टू सेट एडवर्स टाइटल ऑन द गुड्स बेल्ड। ठीक है ना, जो गुड्स हमें बेल्ड के लिए दिया जाता है उसके ऊपर हम अपने टाइटल को, गुड्स टाइटल, अपने टाइटल को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है ना। इसके बाद आता है रिटर्न गुड्स। रिटर्न गुड्स, अब देखो पॉइंट आता है रिटर्न गुड्स। ठीक है ना। रिटर्न गुड्स कहने का मतलब है टाइम पीरियड खत्म हो गया तो बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गुड्स को दे देगा। ठीक है ना, चोरी नहीं करेगा कि हाँ मैं दू ही ना उसको सामान, उसकी कार की चाबी ना रखूं, उसकी कार हथिया लूं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए बेलमेंट में। ठीक है। इसके बाद आता है रिटर्न इंक्रीज और प्रॉफिट। अगर मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया था, ठीक है ना, कि मैंने एक फ्लावर पॉट अपने मकान मालिक को दिया कि इसका ध्यान रखना, मैं वापस घर से आ रहा हूँ, ठीक है ना, अपने गांव से आया वापस, तो देखता हूँ फ्लावर पॉट में तो फ्लावर आ गए। तो जो मकान मालिक को मैंने फ्लावर पॉट दिया था, तो मकान मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसमें जो प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना, प्रॉफिट हुआ या फिर आपका कोई इंक्रीज हुआ, इंक्रीज कहने का मतलब है फ्लावर उग गए, तो उसमें जो मेरा मकान मालिक है उसको वापस मुझे दे देगा। ठीक है ना। तो इट इज अ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ बेली टू रिटर्न द बेनिफिट इन्वॉल्व इन द गुड्स बेल्ड टू द ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी और गुड्स, सच एग्जाम्पल बेलर। ठीक है ना, लाइक बेलर। यहां तक क्लियर है? तो जो बेली आपका, वो बेलर को गुड्स दे देगा। यहां तक क्लियर है? कोई भी इस पर प्रॉफिट अराइज हो या फिर बेनिफिट आ रहा है। ठीक है, आगे चले बेटा मनीष, यहां तक क्लियर है? ड्यूटीज ऑफ बेलर सर बेली इसमें एक चीज सबको। और जोड़ सकते हैं सर, कि बोलो जैसे बेटा मैंने बोलो। अपनी गाय किसी को दिया सर, और 2-4 महीने के बाद उसने बछड़ा एक दे दिया। अब हमें हाँ, वेरी लेना है तो गुड। पूरा गाय बछड़े के साथ वापस आएगा वो। ये सही नहीं कि बात बछड़ा है। मेरा है, अब गाय आप ले जाइए। और ये अंडा मुर्गी वाला अच्छा भी अच्छा एग्जाम्पल एग्जांपल बताया। बताया। गुड एग्जांपल। एक बार ही एडवर्स टाइटल जरा समझा दीजिए। एडवर्स टाइटल का कहने का मतलब मिकी क्या है, बेसिकली कि हम है ना उसके उसमें कोई अपना हक नहीं दिखा सकते। ठीक है ना, ओनरशिप नहीं दिखा सकते। यानी कि जैसे सपोज किसी ने मेरे को कोई कोई चीज संभालने के लिए दी, जैसे कंपनी के डॉक्यूमेंट संभालने के लिए दिए, ठीक है ना, अब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं अपना नाम तो लिख नहीं सकता। ठीक है, अच्छा ठीक है, किसी ने समझ मुझे गया। आरसी दिया, लाइसेंस दिया, तो आरसी लाइसेंस के ऊपर मैं अपना नाम तो ऐड नहीं करा सकता। ठीक है मतलब ना अपना बेटा? टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। हाँ, टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चले हमने कि अब जी जी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना। अब बेटा देखो आप, अब आता है आपका राइट्स ऑफ बेलर और जो वो बेली के राइट्स होंगे। ठीक है ना। और जो बेली के ड्यूटीज हैं वो बेलर के राइट्स होंगे। क्लियर है? तो इसमें जो बोल्ड मेन हेडिंग में दे रखा है वही हम पढ़ेंगे, उससे ज्यादा कवर नहीं करेंगे। ठीक है ना। ये जो बेटा मैंने आपको नोट्स दिया है ना पीडीएफ, इसको पढ़ लो, सफिशियंट है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। ठीक है ना, आपको लग रहा होगा बहुत छोटे, अगर हम इसको रिटर्न हैंड रिटर्न नोट्स में बनाएंगे कॉपी या रजिस्टर में तो काफी लंबा जाएगा। ठीक है ना। तो इसको कवर लो, काफी है। अगर कुछ और नीड हो किसी और नोट्स की तो आप मुझसे बोल सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, मैं किसी और के नोट्स ले आऊंगा। ठीक है ना। चाहता तो मैं अपने हैंड रिटन नोट्स भी लिखवा सकता था, मैंने लिखवा रखे और रखे भी मेरे पास,
पर बेटा वो है क्या ना, फोटो कॉपी भी है एक तो, प्लस और दूसरा क्या उसमें काफी अच्छे से समझाया नहीं, मतलब डायग्राम का यूज नहीं है, ठीक है ना। जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है जो मैं अभी फर्स्ट ईयर की क्लासेस में करा रहा हूँ वो तो मैं अपने नोट से करा रहा हूँ, ठीक है ना, इससे नहीं। ये तो मैं वैसे कंप्यूटराइज तो नोट देखिए नोट है। सर, नोट्स कोई भी हो, उसमें दो तीन चीज़ें, एक तो क्लैरिटी, एक तो कवर होना चाहिए क्या क्या आएगा सिलेबस में, या क्या क्या हम्म। टॉपिक है, और इजी वे, जैसे आपने यहाँ पर बता रहे हो फिगर्स और डायग्राम्स दिए हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, वो तो आप एक्सप्लेन भी कर देते हो सर, वो सब चीज़ें कवर होती है ना, तो वो हेल्पफुल रहती है। इसी के लिए बेटा ये दिया है, ठीक है ना मनीष, मैं समझ गया था। अभी देखो मैं जो सेकंड ईयर है ना काफी सिंप्लीफाइड कर दूंगा आपके लिए, कि ठीक है ना, जो बच्चे जैसे किरण पिछली क्लास में जुड़े थे हमसे, तो किरण मतलब कई कई, मैं नाम नहीं लेना चाहता सॉरी, कई बच्चों के कम नंबर आए, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं चाहता कि सेकंड ईयर में आपके कम आए, सेकंड ईयर में आपका सिलेबस भी वास्ट है, ठीक है ना, आपको मार्क्स भी अच्छे लाने हैं। मेरा ये टारगेट है कि मैं सबको 80+ ही मार्क्स दिलाऊं, ठीक है ना। अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो 80+ तो आने ही चाहिए, ठीक। तो अभी आगे जितने भी हम कवर करेंगे ना बेटा, उसमें बढ़िया से बढ़िया मेरे पास नोट्स रखे हैं, ठीक है ना मनीष, कि आप एक बार क्लास लो, एक ही बार में सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब देखो आप, मैं फुल्ली प्रिपेयर होके लेता हूँ क्लास, ठीक है ना, कोई सी भी क्लास लेता हूँ, ये नहीं कि आधा अधूरा छोड़ दिया या टॉपिक लेफ्ट कर दिया, ऐसा नहीं। मैंने फर्स्ट ईयर में भी आपको पढ़ाया था तो 3 महीने में पूरा फुल दिया था, एक भी टॉपिक को मैंने लेफ्ट नहीं किया था, ठीक है ना। चाहता तो मैं छोड़ सकता था पर मैंने छोड़ा नहीं टॉपिक, ठीक। अब देखो राइट्स ऑफ बेलर में बेटा सबसे पहले क्या होता है, अब इसको थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है ना मनीष, क्योंकि एजेंसी तक करना है मुझे आज, क्योंकि आपका कोर्स थोड़ा लंबा है बेटा, ठीक है ना। अगर ऐसे ढीले ढीले करते रहे तो हो गया कोर्स। राइट टू टर्मिनेट बेलमेंट, ठीक है ना। अब राइट टू टर्मिनेट बेलमेंट का कहने का मतलब क्या है कि बेलमेंट आपका खत्म होने वाला है, तो इसमें बेलर की राइट टू टर्मिनेट बेलमेंट, ठीक है ना। इसमें क्या है, बेलमेंट क्या कहता है आपका, वर्डेबल रहेगा एट द ऑप्शन ऑफ बेलर इफ द बेली डज नॉट एक्ट रिएक्ट, ठीक है ना, गुड्स बेल्ड। कहने का मतलब है अगर ड्यूटी, अगर बेली हमारी ड्यूटी को परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पा रहा, तो बेलर का एक अधिकार क्या, राइट क्या है, कि उसी बेलमेंट को उधर के उधर खत्म कर देगा, ठीक है ना। ठीक है, जैसे कि आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने अपनी बाइक दी है किसी बेल अपने दोस्त को चलाने के लिए, ठीक। अब हमारे बीच में कांटेक्ट क्या हुआ कि तू चला के कुछ सामान ले, वो सामान नहीं लाया, वो बाइक उधर की उधर ही रखे, तो बेलर क्या करेगा, मैं क्या करूंगा, उस गुड्स को उधर ही के उधर टर्मिनेट कर दूंगा, ठीक है ना। उस बेलमेंट को हम उधर ही के एट द टाइम टर्मिनेट कर देंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है रिटर्न ऑफ गुड्स, हम गुड्स को रिटर्न कर देंगे, ठीक है ना। राइट टू सू बेली, अगर कोई डैमेज कोई डैमेज आता है, ठीक है ना, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, बेली के ऊपर कोर्ट केस कर सकते हैं। कि मान लो सपोज बेली ने जबरदस्ती हथिया लिया, तो उस समय उससे हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं। अनऑथराइज उसने मिक्स कर दिया तो उसके ऊपर केस कर सकते हैं, ठीक है ना। अनऑथराइज यूज पे अगर वो डैमेज मांग रहा है तो उस केस में भी उसके ऊपर हम केस कर सकते हैं। इसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर। रॉन्ग डूअर कौन होता है, जो गलत करता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या राइट है बेलर के पास कि वो रॉन्ग डूअर के ऊपर केस कर सकता है, sued बाय द बेलर एंड द बेली अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद देखो सबसे पहले आता है आपका राइट ऑफ बेली। राइट ऑफ बेली में देखो ध्यान से समझना, यहां तक क्लियर है ना बेटा, आगे चलूं मैं, बताओ किरण रिंकू, आगे चलूं, चलूं आगे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना। अब देखो राइट ऑफ बेली में क्या आता है, राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनी ऑफ वन ऑफ जॉइंट बेलर, ठीक है ना। अब बेली का अधिकार क्या होता है, जैसे एबीसी और कॉर्नरशिप है और हार्वेस्टिंग कंबाइन के, उन्होंने हायर किया डी को 1 महीने के लिए। अब 1 महीने के बाद डी क्या करेगा, किसी एक ओनर को उसको वापस कर देगा, ठीक है ना। एग्जांपल से समझाया फर्स्ट पॉइंट को। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, राइट टू डिलीवर द गुड्स टू द बेलर विदाउट टाइटल, ठीक है ना। अगर बेलर के पास कोई टाइटल नहीं है गुड्स का, तो बेली का यह अधिकार है कि उसको वापस करने का। इस केस में बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा ओनर के सच डिलीवरी का।
इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है राइट टू अप्लाई टू द कोर्ट टू डिसाइड द टाइटल ऑफ गुड्स, ठीक है ना। अब दीपिका एक डिलीवर है, देखो ध्यान से समझेंगे। दीपिका क्या आपकी टीवी की डिलीवर है, ठीक है ना, वो डिलीवर करती है टीवी रिहा को कुछ समर वेकेशन यूज करने के लिए। अब कुछ समय के बाद जो श्रद्धा है वो कंप्लेन करती है कि टीवी उससे बिलोंग करता है, उसने उस दीपिका को बस उसको रिपेयर करने के लिए दिया था। अब इसमें रिहा क्या करती है, उसको वापस कर देती है। तो इसमें क्या डिसाइड किया जाता है, रिहा में अप्लाई टू द कोर्ट टू डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ ओनरशिप ऑफ द टीवी सो दैट द डिलीवर टू द राइट ओनर, ठीक है ना। अब बेली का सबसे पहला अधिकार होता है कि वो कोर्ट के पास जाएगा, कोर्ट के पास जाके कहेगा टू अप्लाई द कोर्ट फॉर टू फाइंड सच ऑनर। कहने का एग्जाम्पल का कहने का मतलब है, इस एग्जाम्पल में बोला गया है कि जो दीपिका थी, ठीक है ना, दीपिका एक डीलर है, ठीक है ना, टीवी जो बेचते हैं, टीवी बेचने वाले ने किसी कस्टमर को टीवी दिया, रिहा को टीवी दिया। अब रिहा जो टीवी यूज कर रही है, ठीक है ना, उसके पास एक बार श्रद्धा घूमने के लिए आती है। श्रद्धा देखते है कि टीवी तो मेरा है, टीवी इसके पास कैसे आ गया। तो जो बेली का अधिकार है, बेली का अधिकार क्या कहता है, बेली का अधिकार कहता है मान लो अगर आप किसी डील कोई आपसे आके बोले कि ये गुड्स हमारा है, तो क्या करेगा, कोर्ट के पास जाएगा, कोर्ट से बोलेगा कि आप इसके ट्रूफ ऑनर या फाइंडर ऑफ गुड्स को ढूंढेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आता है राइट ऑफ लेन, ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, राइट ऑफ लेन। इसको ध्यान से समझेंगे सबके सब, इसमें एक डिफरेंस है, ठीक है ना, ध्यान से समझना। राइट ऑफ लेन का डिफरेंस क्या कहता है, ठीक है ना। जो राइट ऑफ लेन है वो बेसिकली दो लेन है, एक जनरल लेन है और एक पर्टिकुलर लेन है, ठीक है ना। जनरल लेन में क्या आता है, बैंकर आता है, पॉलिसी ब्रोकर आता है, अटॉर्नीज आता है, ठीक है ना। और पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं, जैसे अनपेड सेलर, वैली एजेंट, पार्टनर, ठीक। अब देखो जनरल लेन में क्या होता है, जो हम जनरल लेन स्पेसिफिकली आपका बेलमेंट ही है, ठीक है ना। बेलमेंट में होता क्या है कि जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट हमने रखा हुआ, बट इन पर्टिकुलर लेन में क्या होता है कि एम्प्लॉयज आर राइट ऑफ बेलिंग टू रिटेन स्पेसिफिक गुड्स बेल्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अमाउंट, ठीक है ना। पर्टिकुलर लेन में क्या होता है, अब देखो ध्यान से समझना, अब जनरल लेन और पर्टिकुलर लेन है क्या। जैसे मेरे इस बाइक की चाबी मैंने मेट्रो स्टेशन पार्किंग अटेंडेंट को दे रखी है। अब उसने अगर मेट्रो स्टेशन के पार्किंग अटेंडेंट ने मुझे चाबी वापस कर दी, मैंने उसके पैसे दे दिए, ध्यान से समझना, मैंने उसके पैसे दे दिए, तो क्या हुआ, जनरल लेन का एग्जांपल हो गया। वहीं इन अनदर केस जो मेट्रो स्टेशन का पार्किंग अटेंडेंट है, उसको पैसे ना मिलने की वजह से वो आपको चाबी नहीं दे रहा है, ठीक है ना। उसको पैसे मिले नहीं तो वो आपको चाबी नहीं दे रहा है, तो क्या कहलाया जाएगा, पर्टिकुलर लेन। यहां तक क्लियर है बेटा सबको। बताओ देवेंद्र, सीमा, मनीष, क्लियर है आप सबको। सर नहीं, मेरे को यस क्लियर सर। नहीं है सर, ये क्लियर नहीं है मेरे को, एक बार। ये नहीं है, समझाता हूं फिर से, ठीक है, ध्यान से समझना मनीष आप। जैसे कि मेट्रो स्टेशन पार्किंग अटेंडेंट है, ठीक है ना, मैंने उसको अपनी स्कूटी की चाबी, बाइक की चाबी दी, ठीक है ना, बाइक की चाबी दी, उसने बाइक की चाबी ले ली, 6 घंटे हो गए, मैंने पैसे वापस उसको दिए और अपनी बाइक की चाबी ले ली, ठीक है ना। मतलब हमने अपनी पार्किंग कंप्लीट कर दी, ठीक है ना। पार्किंग कंप्लीट होने के बाद, ठीक है ना, पार्किंग कंप्लीट होने के बाद जो हमें गुड्स पोजीशन मिल जाता है उसको क्या बोला जाता है, जनरल लेन बोला जाता है। अब पार्किंग कंप्लीट हो गई, मैंने उसके पैसे उसको वापस नहीं दिए, मेट्रो स्टेशन पार्किंग वाले को कहा कि नहीं मैं आपके पैसे वापस, मना कर दिया पैसे देने से, तो उससे क्या बोला जाएगा, पर्टिकुलर लेन बोला जाएगा, ठीक है ना। उस केस में जो बेली आप या हम जो ये बेली भी है वो कह गुड्स, सकते हैं ना सर, जैसे हम एक ही बार गए मेट्रो स्टेशन और हमने पे किया तो वो पर्टिकुलर लेन हो गया, लेकिन अगर हमने मंथली पेमेंट करते हैं तो वो हर रोज हम चुपचाप जाएंगे, अपनी बाइक रखेंगे और ले आएंगे, तो वो जनरल लेन में आएगा। करेक्ट है, ठीक है ना, एक परफेक्ट एग्जांपल इसे भी मान सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है ना बेटा, आगे चलूं मैं अब। सर तो इसमें ये क्या कह रहे हो कि अगर वो वन टाइम है तो वो जनरल लेन नहीं है, हम्म और
और वन टाइम वाला क्या किस कैटेगरी में आएगा सर? एक मिनट बेटा, स्पेसिफिक आपके नहीं डाउट को आएगा क्लियर शायद। करता हूँ। देवेंद्र, मिकी, आपको वॉइस आ रही है मेरी? जी आ रही है। हाँ बताओ बेटा, टॉपिक जनरल लेन और पर्टिकुलर लेन का डिफरेंस अभी सुना है आपने? अभी मेरे को इतना क्लियर नहीं है। मेरे को इतना पता है कि कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होएगा, जब तक वो सेटल नहीं होता तो हाँ, गुड्स उसको रिटर्न नहीं पर्टिकुलर होता। बोलते हैं, पर्टिकुलर हाँ, बोलते हैं। और मैं खुद जरा स्टडी करूंगा इसको। ठीक है। सीमा, आप बताओ, आप क्या कहना चाहते थे एक बार? मैं सर ये कहना चाहती थी कि अगर कोई स्पेसिफिक लेन है, किसी ने किसी हम्म जैसे आप कह रहे हो कि मेट्रो स्टेशन पे की दी, हम एक ही बार वन हम्म टाइम गए, हमने पे किया और हमने अपनी गाड़ी ले ली वापस। लेकिन अगर कोई पूरा मंथ जाता है मान लीजिए, और मंथली ही चार्जेस देता है, तो वो जनरल लेन में आएगा कि हम जाएंगे ना, हम पूछेंगे, हम अपनी गाड़ी रखेंगे और लेकर आ जाएंगे, और फिर नेक्स्ट डे फिर करेक्ट है। रखेंगे फिर लेकर आ जाएंगे, तो वो जनरल लेन में आएगा, आई थिंक सो। ठीक है। हाँ, करेक्ट है बेटा। पर्टिकुलर लेन में क्या होगा, आप बताएंगे? पर्टिकुलर लेन में बस वन वन टाइम, एक बार अगर हमने गाड़ी रखी है, उसका पेमेंट कर हम्म, दिया, तो नेक्स्ट टाइम हम अपनी गाड़ी को नहीं रख सकते जब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है मनीष, क्लियर है आपको? सर एक एग्जांपल आपने दिया था कि अगर गाड़ी दी है और वो कह रहा है मैं पैसे नहीं दे रहा, आपने ये भी हम्म। शायद तो दिया था, वो मैं वहां पर मत मत वो वाले मैं पूछ रहा हूँ सर, वो पर्टिकुलर मैं में आ सब जाएगा? मैं समझाता हूँ। ठीक है, पर्टिकुलर कहने का मतलब है कि जो बेली है, जो पार्क अटेंडेंट है, उसको पेमेंट नहीं मिली। ठीक है ना, पेमेंट नहीं मिली तो क्या आ जाएगा, पार्क पर्टिकुलर लेन। जैसे सीमा ने अभी हमें बताया कि ठीक है। पर्टिकुलर लेन बेसिकली होता क्या है। देखो ध्यान से मनीष, जो जनरल लेन है उसमें पेमेंट मिलती रहेगी और सर्विस कंप्लीट होता रहेगा। पेमेंट मिलती रहेगी डे वाइज, सर्विस कंप्लीट होता रहेगा। पर पर्टिकुलर लेन में क्या है कि आपका जैसे हमने फर्स्ट डे तो पेमेंट कर दी, पर सेकंड थर्ड फोर्थ डे पेमेंट नहीं कर रहे, तो हम उसकी सर्विस को यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? क्लियर है मनीष यहां तक आपको अब? क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है ना? अब देखो, राइट टू सेल द गुड्स। राइट टू सेल का गुड्स कहने का मतलब है दोनों का अधिकार नहीं है। नो राइट टू सेल द गुड्स। अवेबिलिटी क्या है, ये आपके पास कोई सा भी गुड्स रहेगा, ये गुड्स रहेगा जो इसमें लेबर परफॉर्म कर सकती है। ठीक है ना? अब इसके बाद देखो, राइट टू इंडेमनिटी मैंने बताए रखा था। राइट टू क्लेम कंपनसेशन इन केस ऑफ फॉल्ट गुड्स, ये भी आपने पढ़ ही रखा है। ठीक है ना? इसके बाद राइट टू क्लेम एक्स्ट्राऑर्डिनरी डैमेजेस। ठीक है ना, ये भी आपने कवर कर लिया था। अब लास्ट टॉपिक आता है बेटा आपका, क्या आता है? टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। ठीक है ना? जैसे हमने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट वन में, वो सेम वही है। अब इसमें देखो बेलमेंट कब कब हो सकता है। ठीक है ना? सबसे पहले बेलर और बेली दोनों के दोनों मर जाएं। ठीक है ना? दोनों के दोनों मर गए तो उस केस में क्या होगा, आपका ये बेलमेंट खत्म हो जाएगा। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट आता है जब पीरियड और पर्पस उसका ओवर हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है ना? जैसे मैंने किसी को अपनी पार्किंग अटेंडेंट को चाबी दी थी, अब चाबी पूरा पार्किंग का समय कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद बेली ने मुझे उसकी चाबी दे दी, तो इसमें बेलमेंट जो टाइम पीरियड वो खत्म हो गया, बेलमेंट का टर्मिनेशन हो गया। सेकंड पॉइंट कहता है कि बेली को अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स है। मैंने आपको बताया कि जैसे कि मैंने अपनी स्कूटी या बाइक दी है किसी दोस्त की, अब वो दोस्त नशेड़ी निकला, अब वो जाके भाई दारू पी रहा है या दारू पी के किसी को बेच रहा है, तो उस केस में क्या, बेलमेंट मेरा उधर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, उसके साथ। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है व्हेन द सब्जेक्ट मैटर इज डिस्ट्रॉयड और बिकेम इनलीगल। ठीक है ना, जब आपका सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए या इलीगल हो जाए, तो उस केस में भी बेलमेंट आपका टर्मिनेटेड कहलाया जाएगा। फिर लास्ट पॉइंट आता है, ठीक है ना बेटा, जब आप पेपर देंगे मनीष, तो जो रेड रेड पॉइंट मेन हेडिंग है ना, उसको पढ़ के जाना है। ठीक है ना? नोट्स में जितने भी मैं नोट्स अभी प्रोवाइड करूंगा वो सफिशियंट है, काफी है। ठीक है ना? एट द विल ऑफ बेलर। अब बेलमेंट अगर आपका ग्रेटिट्यूअस है तो इसलिए टर्मिनेटेड कब हो जाएगा, जब बेलर
की इच्छा होगी, ठीक है ना। हाउएवर द टर्मिनेशन शुड नॉट कॉज एनी लॉस टू द बेली, ठीक। इसके बाद देखो टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट हमने पढ़ लिया, बेलर बेली मर गए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कोई अनऑथराइज यूज हो रहा है। थर्ड पॉइंट, बेलमेंट का टाइम पीरियड खत्म हो गया। फोर्थ पॉइंट कि सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, इलीगल हो गया, ठीक है ना, कोई इलीगल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। और बेलर की इच्छा है, बेलर चाहता नहीं है कि आगे आगे बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को किया जाए, तो उसी समय उसका बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आता है फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स जो टॉपिक है, ये आप एक बार खुद से करेंगे, ठीक है ना। इसको कराऊं मैं मनीष की खुद से कर लोगे आप, फाइंडर ऑफ गुड्स? सर वो आप क्या है ना, एक बेल में एक टर्मिनेशन पे मेरा एक क्वेश्चन था। जी मैंने जी दो जी। चीजें थी, एक तो ग्रेच्यूट था और एक नॉन ग्रेच्यूट था। तो क्या टर्मिनेशन वाला हम्म, दोनों पे होगा लागू, या एक पे ही रहेगा, या नॉन कमर्शियल पे दोनों रहेगा? दोनों दोनों, ठीक है मनीष। ओके। और एक चीज और पूछूंगा, जैसे ग्रेच्यूट में अब किसी ने नेबर ने ही बोला कि आप मेरा ये फ्लावर पॉट या मेरा तख्त रख लो, अब दूसरा बंदा एग्री नहीं है, वो तो फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं ना। हाँ, तो टर्मिनेशन है। टर्मिनेशन वहीं पे हो मैं गया ना। किसी हाँ बेटा, फिर किसी और नेबर के पास जाऊंगा देने के लिए। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। ठीक है मनीष, बताओ बेटा। दूसरे वाला सर पूछ रहे थे अभी, कौन सा वाला था जो फूड, अभी आप कौन सा वाला सर कह रहे हो करने के लिए? मैं कह रहा हूँ प्लेज, ये फाइंडर ऑफ गुड्स कर सकते हो बेटा खुद से टॉपिक, ये कवर कराऊं ये भी मैं? इज दैट इम्पोर्टेंट, ये आएगा सर कैसे है? नहीं नहीं, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। बेसिक्स बता दीजिएगा, बाकी कर लेंगे सर। बेसिक में देखो ध्यान से समझना मनीष आप। बेसिक में क्या है, फाउंडर की ड्यूटीज बताई गई हैं, राइट्स बताई गई हैं, ठीक है ना। फाइंडर, अब मान लो किसी, मैंने आपको बताया जैसे कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस आरसी किसी के पास पड़ा मिला, तो क्या करेगा, जिसने उसको ढूंढा है वो अपने पास रिटेन रखेगा। मैं राइट्स बता देता हूँ, ठीक है ना। राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, ये इंपॉर्टेंट है। अब वो क्या करेगा, मेरे आरसी लाइसेंस को क्या करेगा, अपने पास रखेगा जब तक उसका ट्रू ऑनर नहीं मिल जाता। सेकंड पॉइंट, राइट टू स्यू फॉर रिवॉर्ड, ठीक है ना। सपोज अगर मेरे को उसका आरसी लाइसेंस मिला, तो मैं अब उससे बोलूंगा कि भाई मुझे कुछ तो दे, 100 रुपए दे, 200 रुपए दे, 1000 रुपए दे। तो राइट टू स्यू फॉर रिवॉर्ड। फिर थर्ड पॉइंट आता है राइट टू क्लेम एक्सपेंसेस इनकर्ड। राइट टू क्लेम इन एक्सपेंसेस इनकर्ड कहने का मतलब है, अब सपोज किसी की कार बाइक वो गुम हो गई थी, लॉस्ट हो गई थी, थेफ्ट हो गई थी, और किसी फाइंडर को मिल गया, फाइंडर को मिला, उसने उसकी कार बाइक को रखा हुआ है। कार बाइक को रखने के लिए उसने उसमें पार्किंग के चार्जेस को पे करता रहा हर दिन, ठीक है ना। अब उसका ट्रू ऑनर मिलेगा, तो ट्रू ऑनर से उसके एक्सपेंसेस का पैसा पे करिए, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाया जाएगा, राइट टू क्लेम एक्सपेंसेस इनकर्ड। फिर आता है राइट टू सेल, राइट ऑफ सेल। राइट ऑफ सेल कहने का मतलब है, राइट टू सेल कहने का मतलब है, ध्यान से समझना, जैसे मेरे पास कार या बाइक मिली थी किसी की, ठीक है ना। अब सपोज मैं एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ, मेरे घर के बाहर कोई कार अपनी खड़ी करके चला गया। पहले मैंने बहुत ढूंढा, कार का ऑनर मुझे नहीं मिला अपनी गली में। तो अब मैं क्या करूंगा, उस कार को बेच दूंगा, ठीक है ना। अब क्या करें बेटा, अब जब मिल ही नहीं रहा ऑनर, तो कार को बेचना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें एक आ गया राइट ऑफ सेल में, कि ऑनर को अगर रीजनेबल सर्च के बाद भी फाउंड नहीं होता, तो उसको क्या करेगा, उसको सेल कर देगा, ठीक है ना। या फिर वो जो थिंग है वो डेंजर है गुम होने का, उसका ग्रेटर पार्ट पर पैरिश हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो भी उसको बेच सकता है, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है फाउंडर क्या करेगा, फाउंडर उसके पूरे 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 वर्ल्ड में एक ट्रू ऑनर को ढूंढता रहेगा, ठीक है ना। उसकी की क्या राइट है, क्लियर है यहां तक? अब प्लेज करें, बताओ बेटा हम। प्लेज छोटा सा टॉपिक है, इसीलिए मैंने कहा करा दूं इसे। करें बेटा टॉपिक कराइए सर, प्लेज, बताओ, कराइए 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 ठीक सर। है ना। करा दीजिए। आज की क्लास इंटरेस्टिंग लग रही है ना, बोरिंग तो नहीं थी ना क्लास? नहीं नहीं नहीं। नहीं थी ना। अब देखो प्लेज बेसिकली होता है क्या, मनीष ध्यान से सुनना आप, ठीक है ना, भगवती आप भी हिमू।
बेसिकली हमने बेलमेंट में पढ़ा क्या, बेलमेंट क्या होता है, एक पोजीशन होता है गुड्स का फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है आपका प्लेज। प्लेज क्या होता है, प्लेज में बेसिकली जैसे कि मैंने बैंक है, ठीक है ना, बैंक के पास गया, बैंक से मैंने कहा कि सर मुझे लोन चाहिए 10 लाख रुपए का। तो बैंक वालों ने कहा कि ठीक है, हम आपको लोन तो दे देंगे पर आप कुछ मोर्टगेज, मोर्टगेज क्या होता है, जब्त कराना, ठीक है ना। बेसिकली मैं आपसे कहना चाहूंगा बेटा, जैसे कि हम जब कभी बैंक लोन लेते हैं ना, जैसे जो आपके IIM अहमदाबाद के स्टूडेंट हो गए, IIT के स्टूडेंट हो गए, इनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। तो जो एजुकेशनल लोन हो गया, मैं आपको समझा देता हूँ लोन का प्रोसीजर बैंक के टर्म्स में, ठीक है ना। 5 मिनट का टॉपिक है बस, फिर हम टॉपिक पे आ जाएंगे प्लेज में। बेसिकली ये आपके भी हेल्पफुल रहेगा काफी हद तक, ठीक है ना, आगे आगे आप लोन लेना चाहेंगे जो यंगस्टर स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो बेसिकली जब हम होम लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं या कोई सा भी लोन लेते हैं, तो लोन लेने के लिए जो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है बैंक में, वो होता क्या है, सबसे पहले जो 3 लाख का अमाउंट होता है, सपोज मुझे 3 लाख का लोन लेना है, तो आपके पास दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए बैंक के बिहाफ पे। क्या होनी चाहिए, सबसे पहला आप जहां से लोन ले रहे हैं, सपोज मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले रहा हूं, तो मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, द द पर्सन मस्ट हैव द अकाउंट ऑफ दैट, मतलब पर्सन का अकाउंट होना चाहिए उसी बैंक में, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना होना चाहिए, ठीक। अब सपोज मैं बैंक से अगर लोन ले रहा हूँ, 3 लाख का लोन लिया है मैंने, तो 3 लाख तक बैंक क्या कहता है कि आपको एक लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बैंक के तौर पे बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कई बेटा किसी जैसे शादी भी हो रखी होगी, तो बच्चों को पता होगा कि हम गोल्ड डिपॉजिट कराते हैं बैंक में, तो हमारा एक अकाउंट बनाया जाता है अलग से, ठीक है ना, गोल्ड डिपॉजिट कराने में, जिसे लॉकर फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती। जब लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है तो इसमें एक डिमांड डिपॉजिट कराया जाता है, ठीक है ना। जैसे FD नहीं होता बेटा, फिक्स डिपॉजिट, वैसे एक लॉकर का डिपॉजिट होता है, सपोज 40,000 50,000 का। तो पूरे साल का वो आपका पैसा जमा भी रहेगा और लॉकर की फैसिलिटी मिलती भी रहेगी, ठीक है ना, समझ गए ना। तो PNB का मुझे पता है, PNB में 50,000 लेते हैं, और बैंक में भी इतना ही चार्ज, ज्यादा नहीं होगा। तो बात को समझना आप, जैसे हम लोन लेते हैं, तो 3 लाख के लोन तक तो हमें लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग देनी है। अब 3 लाख से ज्यादा का लोन लिया, जैसे सपोज 10 लाख का लिया, 20 लाख का दिया, तो हमें कुछ मोर्टगेज देना पड़ता है। क्लियर है ना बेटा, कि मैं लोन मैंने लिया और मैं कहीं लोन लेके भाग ना जाऊं, जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या ने किया था, ठीक है ना। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, मोर्टगेज देना होता है। मोर्टगेज का मतलब वर्ड क्या होता है, किसी चीज को गिरवी रखना। गिरवी रखने का मतलब क्या होता है मनीष, ध्यान से समझेंगे आप। जैसे हम अपने घर के कागज की प्रॉपर्टी, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, मैंने आपको समझाया भी होगा फर्स्ट ईयर की क्लास में, कि आपका जो बेटा घर के कागजात है, उसमें रजिस्ट्री को पक्का कागज माना जाता है, पावर अटॉर्नी को नकली कागज माना जाता है। वो एक प्रूफ है, पर लॉ के टर्म्स में एक्चुअल प्रूफ नहीं होता, रजिस्ट्री माना जाता है, जिसमें एक्चुअल स्टैम्प ड्यूटी 2% पेएबल होती है। पहले 1% थी, अब 2%। आपकी अमाउंट, घर की अमाउंट अगर 50 लाख है, तो 50 लाख का 2% कर लीजिए आप, 1 लाख आएगा। तो आज की तारीख में कोई 1 लाख पे नहीं करता, ठीक है ना। पर अब आज की तारीख में सब रजिस्ट्री बनवा रहे हैं, जिनका घर 2010 से पहले के, उनमें पावर अटॉर्नी होगा, ठीक है ना। तो पावर अटॉर्नी कोई एक्चुअल कागज नहीं माना जाता लॉ के टर्म में। गवर्नमेंट चाहे तो आपके घर को तोड़वा भी सकती है और कब्जा भी सकती है, ठीक है ना, सीज कर सकती है। अगर आपके पावर अटॉर्नी, तो आप उस केस में कुछ भी कर नहीं सकते। अगर रजिस्ट्री होगा तो आप कुछ कर सकते हो। क्लियर है, यहाँ तक लॉ लॉ आपको कहता है लॉ के टर्म्स में, ठीक। यहाँ तक क्लियर है मनीष, अगर हमें लोन लेना है तो हमें कुछ मोर्टगेज देना होगा, बिल्कुल ठीक है। सर, मॉर्गेज वाला मेरे को क्लियर है सर, मॉर्गेज का पता था। एक पावर ऑफ अटॉर्नी का आपने जो टॉपिक बताया है, मेरे को ये था पावर ऑफ, आप कह रहे हो रजिस्ट्रेशन पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर पावर ऑफ अटॉर्नी में ये भी तो होता है कि अगर किसी के नाम किया है वो अपने नाम भी कर सकता है। नहीं नहीं, एक बार देवेंद्र आप इसको अच्छे से समझाओगे बेटा, पावर अटॉर्नी और रजिस्ट्री, आपको तो अच्छी नॉलेज होगी। हाँ सर, पता है सर। पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे बता सपोज सर दो। मैं विदेश में बैठा हूँ, मैं विदेश में बैठा हूँ
और मैं चाहता हूं कि मेरे पुणे का मकान मेरा भाई बेच दे, या मैं अपने भाई को अधिकार देता हूं कि उसके ऊपर मेरे, मैं जो चाहता हूं उसके हिसाब से डिसीजन लेके उसका डिस्पोज ऑफ कर दे, है ना सर। तो आज ये पावर ऑफ अटॉर्नी अभी नया रूल के हिसाब से ब्लड रिलेशन को ही केवल मिलता है सर, ये नहीं कि आप किसी को भी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दोगे। आप आपके ब्लड रिलेशन में बेटा बेटी बहू ये सब जो लोग हैं माता पिता, उनको पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी अगर आप देते हैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर सकता है, रजिस्ट्री कर सकता है उसका वैलिड, आज की तारीख में ये जो चीजें हैं। तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी बैंक के साथ करते हो, मॉर्गेज रखते हो, तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी करते हो बैंक को कि अगर मैं लोन का चुकता नहीं कर पाऊंगा तो आप जो है, मैं आपको ये अधिकार देता हूं कि आप मेरी प्रॉपर्टी को बेच के आप लोन रीइंबर्स कर लेंगे आप। मैं बता पा रहा हूँ। तो पावर ऑफ अटॉर्नी में ये बेसिकली है कि प्रॉपर्टी पे ऑन बिहाफ ऑफ एक्चुअल ऑनर आप डिसीजन लेते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। वो पावर ऑफ अटॉर्नी किस तरीके की दी जाती है वो भी उस पर डिपेंड करता है। और पावर ऑफ अटॉर्नी केवल अगर लुक आफ्टर के लिए ही करी गई है तो, या केवल किराया वसूलने के लिए दिया गया तो अलग है। अगर उसको बेचने के लिए दिया गया डिफाइंड है तो वो उसको बेच भी सकता है। ये उस पे दिया रहता है। मेरे केस में वैसा ही था। मैंने जो फ्लैट जो पुणे में लिया वो पावर ऑफ अटॉर्नी पे मैंने खरीदा, क्योंकि जो ऑनर था फ्लैट का वो अमेरिका में है। उसने अपने रियल ब्रदर को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया, वहां से एम्बेसी से बनवा के भेजा उसको सारा कुछ वो करा के, और फिर मैं पुणे में फिर मेरी रजिस्ट्रिंग पावर ऑफ अटॉर्नी पे हुई मेरे फ्लैट की। करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। तो ये चीजें हैं सर पावर ऑफ अटॉर्नी। जस्ट ऑनर के बिहाफ पे उसको बेचने का और उसके डिस्पोजल का अधिकार मिल जाता है सर। तो इसी तरीके से अगर आप मॉर्गेज करते हैं तो बैंक को ये अधिकार देते हैं कि आप अगर इन केस मैं नहीं दे पा रहा हूँ लोन तो आप उसको बेच लीजिए, नीलाम कर दीजिए, जो ऑप्शन कर दीजिए और पैसा रिकवर कर लीजिए। अब आप आगे आप देख लीजिए। बताओ बेटा मनीष, आपका क्या डाउट है? सर मेरा यही कहना था जो देवेंद्र जी ने बताया कि आप पावर ऑफ अटॉर्नी अगर किसी के नाम पे वो बेच भी सकता है, बट उन्होंने एक चीज़ और ऐड की गुड के वो पहले से डिफाइन होना चाहिए। यहाँ पर ये बता रहे हैं देवेंद्र जी कि वो पहले से डिफाइन किस टाइप के राइट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं वो भी कंसीडर करते हैं। करेक्ट है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझेंगे हम। देवेंद्र, मेरा आपसे क्वेश्चन है, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या प्रॉपर कागज है ऑनर के लिए कि रजिस्ट्री है? मेरा आपसे ये सवाल है। रजिस्ट्री को आप ट्रू पेपर सर ये एक स्टैम्प पेपर पे ड्यूटी पेड करके और अथॉरिटी के द्वारा, अथॉरिटी बोले तो गवर्नमेंट, जिसे जो रजिस्ट्री जहाँ कराते हैं ना सर, अभी जैसे मेरे केस में था वो वहाँ के अमेरिका के कोर्ट से और इंडियन एम्बेसी से उसको एक लीगल फीस दे के उसको ऑथराइज कराया, जिसको कि इंडिया के कोर्ट में मान्यता मिलता है। तो इंडिया के कोर्ट में अगर हम करते हैं तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ से दिल्ली में बैठ के पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को देता हूँ कि पुणे में मेरी प्रॉपर्टी बेचे, तो मैं यहाँ के कोर्ट से एक लीगल फी जमा करता हूँ पावर ऑफ अटॉर्नी का, बाकायदा कोर्ट में रजिस्टर्ड करवाता हूँ उसको। और आजकल तो ऑनलाइन चारों तरफ हो गया कोर्ट के सारे प्रोसीडिंग्स। तो उसके बाद फिर वो पेपर जाता है पुणे में जिसको हमने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया, और वो मेरे बिहाफ पे, उस पावर ऑफ अटॉर्नी के बिहाफ पे उस प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन वो अगला कर सकता है सर ये। और ये चारों तरफ ये लीगल वैलिडिटी है इसकी। करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। आया मनीष, आपको टॉपिक आगे चले हम? यस सर, आगे बढ़िए। ठीक है ना। अब प्लेज का बेसिकली मतलब होता है क्या? बेलमेंट था आपका कि हम पोजीशन देते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, बट प्लेज क्या होता है? हम किसी डेप्थ को सिक्योर करने के लिए, उसकी ऑब्लिगेशन को करने के लिए किसी एसेट को मोर्टगेज करते हैं। एसेट कहने का मतलब है कार या बाइक को, ठीक है ना। तो प्लेज में होता है कि अपने डेप्थ को सिक्योर करने के लिए, डेप्थ पेमेंट को सिक्योर करने के लिए हम क्या करते हैं? अपने बाइक कार को मोर्टगेज करते हैं। तो प्लेज की डेफिनेशन हम सब पढ़ेंगे। प्लेज की डेफिनेशन क्या क्या रहा? प्लेज इज डिलीवर्ड अंडर द बेलमेंट ऑफ फॉर इट इज अ बेसिकली बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेप्थ एज परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस, ठीक है ना। जो पर्सन बेलमेंट कर रहा है उसे पॉनर कहा जाएगा प्लेज के अंदर, और जो बेली है वो पोनी कहलाया जाएगा। यहां तक क्लियर है? अगर किसी को डाउट हो रहा है तो बेटा बेलमेंट ऑफ प्लेज है, ठीक है ना, इसको कवर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको काफी आसान हो जाए टॉपिक हमारा। बेसिकली प्लेज एक वेरी हैंडेड होता है, ठीक है ना।
कुछ समय के लिए किया जाता है बेलमेंट, बट प्लेज क्या होता है, लंबे समय के लिए किया जाता है। बेलमेंट आपका सेक्शन 148 के अंदर आता है, प्लेज आपका सेक्शन 172 के अंदर आता है। पार्टीज कौन से होते हैं बेलमेंट में, बताओ बेटा मनीष। मिकी, पार्टीज ऑफ बेलमेंट क्या क्या कहलाओगे, क्या क्या होते हैं बेसिकली? बोलो बेटा मिक्की, देवेंद्र, पार्टीज ऑफ बेलमेंट। बेलर एंड बेली। एक बार फिर से रिपीट करना सर, मैं सॉरी, मैं जरा। कोई नहीं, मैं समझता हूँ बेटा, ऑनलाइन क्लास में। हाँ पार्टीज बस ऑफ बेलमेंट बताओ, पार्टीज ऑफ बेलमेंट। दो ही होती है, बेलर बेली। वेरी गुड मनीष, पार्टीज ऑफ बेलमेंट। वॉइस आ रही है मनीष आपको? यस सर, पार्टीज ऑफ बेलमेंट दो ही होती हैं। एक तो बेलर होता है जो दे रहा है, और जो बेली है जो एक्सेप्ट कर रहा है या जिसके पास है। वेरी गुड, ठीक है। किरण, पार्टीज ऑफ बेलमेंट क्या होते हैं बेटा, बताओ किरण, रिंकू। वॉइस आ रही है रिंकू, किरण आपको मेरी? हाँ जी सर। बताओ बेटा रिंकू, पार्टीज ऑफ सर बेलमेंट क्या होते हैं? बेलर और बेली। वेरी गुड, ठीक है। बताओ किरण। बेलर और बेली सर। ठीक है, वेरी गुड। अब प्लेज के पार्टीज क्या होते हैं, हीमू? प्लेज के पार्टीज बताओ हीमू आप, व्हाट आर द टू पार्टीज ऑफ प्लेज? Sir, the person who delivers the good is known as owner, and the person whom the goods are delivered is known as pony. बेसिकली पॉनर एंड पॉन, ठीक है, Yes. यहां तक क्लियर है? अब देखो आप, इसके बाद आता है कंसिडरेशन, ठीक है ना। कंसिडरेशन मतलब बेनिफिट, ठीक है ना। किरण माइक म्यूट कर लो आप, माइक म्यूट कर लो बेटा किरण, ठीक है। अब देखो आप, बेसिकली जो कंसिडरेशन है बेलमेंट में कोई इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई एग्जाम्पल ग्रेटिट्यूअस। सर एक क्वेश्चन है सर, ये बेलमेंट और प्लेज कैसे डिफरेंट है दोनों? सर उसमें सेम चीज ही, क्रेडिटर्स डेबिटर्स वही आएगा, लेन देन वाला ही है, वो दोनों डिफरेंट कैसे हैं प्लेज और बेलमेंट, ये पूछना था। समझाता हूँ बेटा। बेसिक डिफरेंस आपके पास गिवन, वो मेंशन हो रखा है आपके स्क्रीन के ऊपर, मनीष ध्यान से समझो। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कहने का मतलब है कि दोनों का मतलब कंसिडरेशन एक तरह से मनी इन्वॉल्व, ठीक है ना, मनी इन्वॉल्व, या फिर कह सकते हैं कोई परमानेंसी, ठीक है ना। बेलमेंट बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारा ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है, ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। बट प्लेज क्या फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है मनीष? नहीं हो सकता प्लेज, ठीक है ना। प्लेज में हमने आपने अपने डेप्थ को फुलफिल, मतलब कहने का समझो बात, जैसे मैंने बैंक से लोन लिया, ठीक है ना, अपने डेप्थ को फुलफिल करने के लिए, ठीक है ना। कोई रिपेयर कराने के लिए, सपोज मेरे को कोई गुड्स को रिपेयर कराना है, अब रिपेयर कराते समय मैं उस अपने गुड्स को वापस दे रहा हूं उसको, ठीक है ना। सब ऐसे समझो मनीष, ध्यान से समझो। अब जैसे मैं बाइक को रिपेयर करा रहा हूँ, ठीक है ना, अब रिपेयर कराते कराते मैंने क्या करा है कि मैं कहीं ऐसे अननोन एरिया में हूं, मुझे डर है कि वो रिपेयर सही से करे कि ना करे, तो मैं क्या करूंगा कि उसके साथ ही रहूंगा, ऐसे समझो आप, साथ में खड़े होके अपनी बाइक को रिपेयर करा रहा हूं। तो इसमें क्या हो गया आपका, प्लेज। यहां तक क्लियर है? तो प्लेज और बेलमेंट में जो बेसिक डिफरेंस आता है वो कंसिडरेशन का आता है, ठीक है ना। मनी, मॉनेटरी टर्म्स इन्वॉल्व इन प्लेज, बट इन बेलमेंट देयर इज समटाइम्स नो मॉनेटरी इन्वॉल्व, ठीक है ना। कई कई बार बेलमेंट में मॉनेटरी इन्वॉल्व नहीं किया जाता, बट प्लेज में मॉनेटरी मॉनेटरी यानी कि मनी टर्म्स इन्वॉल्व की जाती है। यहां तक क्लियर है मनीष? आगे चले हम। सर एक क्वेश्चन और, सर मेरे मैं को सर एक मैं चीज एक रोकूंगा सर। हाँ बोलिए सर, हाँ बोलिए। बेटू। सर प्लेज में आपने बोला खड़ा होकर बाइक रिपेयर करूंगा, वो तो प्लेज हुआ ही नहीं। प्लेज तो इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से आप कुछ लिखित शपथ देते हो कि अगर मेरी बाइक तुम सिक्योरिटी ना, रिपेयर नहीं सिक्योरिटी। करोगे, हाँ अगर, हाँ हाँ, जिसको जिसको सर ने बोला मॉर्गेज, तो मतलब सपोज मैंने बाइक वाले के यहाँ रिपेयर करा रहा हूँ, तो वो उसकी तरफ से गारंटी रहेगा, वो खुद मुझे प्लेस देगा। मैं पैसा दे रहा हूँ तो मैंने प्लेस देगा, मैं जैसे समझ लीजिए मैं बैंकर हूँ एक तरीके से, क्योंकि मैं पैसा दे रहा हूँ रिपेयरिंग के बदले में।
तो वो एक प्लेज करेगा कि अगर बाइक 6 महीने में खराब होगी तो मैं रिपेयर करूंगा, अगर मैं रिपेयर नहीं करूंगा तो मेरा ये चीज आप उठा ले जाइए, चाहे ये चीज मेरा जब्त कर लीजिए। इस तरीके का चीज होता है तो आई थिंक प्लेज हो जाएगा। अगर मैं वेरी खड़ा गुड। होके ले रहा हूँ, सब कुछ करा रहा हूँ, तो वो तो प्लेज का मामला ही नहीं बनता है सर। बेसिकली बेलमेंट में आपसे पोजेशन दे रहे हो एक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। प्लेज में आप उसको गिरवी रखवा रहे हो कि इसमें इन केस अगर ये बिल्कुल गिरवी फुलफिल रख नहीं रहा है, होता। सर्विसेज के बदले में या लोन हाँ के बदले में आप गिरवी हाँ रखते लेन देन हो हाँ, रहा है। अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा तो फिर वो उसके साथ कुछ भी करे, क्योंकि वो ट्रांसफर हो जाएगा उनके पास। बेलमेंट में सिर्फ आप पोजेशन दे रहे हो, वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं हो जाती बेली की, उसके सिर्फ पोजेशन में रहता है वो। क्लियर है मनीष आपको बेटा? एक चीज़ और ऐड करूँगा सर, आपने जो एग्जांपल दिया था, बेलमेंट एक पूरा ट्रस्ट पे भी है। यानी कि यहाँ पर जो एग्जांपल दिया था बाइक पे, जब वो सामने खड़ा होकर करा रहा है, जो सीमा मैडम ने बोला सिक्योरिटी वाली बात, यहाँ पर वो सिक्योर नहीं फील कर रहा है, इसलिए वो सामने करा रहा है। यानी कि उसको लॉन्ग टर्म वो ट्रस्ट वाला इशू है सर। ट्रस्ट भी नहीं है यहाँ पे तो ट्रस्ट नहीं है, तभी तो हम खड़ा होकर काम कर रहे हैं। वो तो एक अलग से एग्जैक्टली हम खड़ा होकर काम एग्जैक्टली, करा रहे हैं, वो यस। इसमें डिफाइन वहाँ पर नहीं तो होगा बेलमेंट में तो इसमें। ट्रस्ट है, यहाँ पर ट्रस्ट नहीं है। क्या होगा तभी गिरवी रखा है। और यहाँ पर रूल्स और पॉलिसी डिफरेंट रहेंगी, क्योंकि आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट रहेंगी सर। प्लेज तो गुड्स के लिए हो जाएगा मेरे ख्याल से, और मॉर्टगेज इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। करेक्ट है बेटा। मॉर्गेज किसके लिए होगा? प्लेज के लिए? प्लेज नहीं गुड्स प्लेज के तो लिए। प्लेज गुड्स के लिए नहीं होगा। प्लेज नहीं, हाँ प्लेज तो नहीं मैम। अगर आप लोन भी लेती है ना, तो आप एक मॉर्गेज के साथ, मॉर्गेज करने का में उसमें प्लेज शामिल होता है। प्लेज शामिल है। प्लेज मतलब आप एक शपथ लेते हो कि अगर मैं नहीं ये इसको रीपे करूंगा तो मेरी प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज की है उसको आप बेच सकते हो। आप बेच शपथ सकते हैं, पूर्वक हाँ। ओके स्टैम्प पेपर ओके। पे ये कहना होता है, ये एग्रीमेंट होता है, ये दैट इज एग्रीमेंट। उसमें ओथ बैंक के साथ होगी। आपका एग्रीमेंट होता है, या सर्विस प्रोवाइडर के साथ आपका एग्रीमेंट होता है कि अगर आप ये सर्विस नहीं दोगे तो आप इतना भरोगे, या ये आपको दंड देना पड़ेगा, या ये मॉर्गेज रखी हुई प्रॉपर्टी जब्त की बेसिकली जाएगी आप अगर आप उसमें नहीं पावर करते। ये सारी ट्रांसफर कर चीजें। रहे हो प्लेज में, बेलमेंट में आपसे हाँ पोजेशन हाँ दे रहे बिल्कुल, हो। हाँ पावर आप बस ये है, बिल्कुल आप पावर बेलमेंट और आप पोजेशन से याद प्लेज में रखो। आप, हाँ हाँ पावर देते हो आप। बिल्कुल राइट, राइट क्लियर, राइट राइट। राइट। ठीक है बेटा, आगे चले हम। हाँ सर, आगे चलिए। ठीक है ना। अब देखो बेलमेंट एंड प्लेज में हमने कंसिडरेशन पढ़ लिया राइट टू सेल द गुड्स, ठीक है ना। बेसिकली आपका जो बेलमेंट है उसमें कोई राइट नहीं है कि सेल कर सकता है गुड्स में, बट प्लेज में कर सकता है जब तक उसकी जो डेप्थ पे नहीं हो पा रही। जैसे आपका डेप्थ पे हो गए तो आप सेल नहीं कर सकते, पर अगर आपका डेप्थ पे नहीं हो पा रहा तो आप उसको सेल कर देंगे आखिरी में, ठीक है ना। अब देखो लास्ट पॉइंट जो मनीष आपका बेसिक डिफरेंस का, वो ये भी हो सकता है यूज ऑफ गुड्स, ठीक है ना। ध्यान से समझेंगे आप कि बेलमेंट में हम क्या कर सकते हैं, गुड्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, स्पेसिफाइड पर्पस के लिए दिया है। बट प्लेज में हम गुड्स को यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपके एक सामने एक एग्जांपल लिया था, मैंने अपनी बाइक को रिपेयर करने के लिए दिया है, करा रखा है। अब रिपेयर कराने के लिए जो मैंने अपनी बाइक को दिया है, तो उसमें जो मैकेनिक है उसको रिपेयर कर, जब तक वो कर रहा है उसको यूज करने के बाद, मतलब रिपेयर करने के बाद उसको यूज नहीं कर सकता। इसके बाद देखो आप इसका पर्पस क्या आता है, सेफ कीपिंग, और रिपेयर और ब्लेज का पर्पस क्या आता है, एज सिक्योरिटी अगेंस्ट पेमेंट ऑफ डेप्ट। क्लियर है मनीष? अब देखो हमने प्लेज में क्या पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली, पार्टीज पढ़ ली, पॉनर और पॉनी। अब इसके एसेंशियल्स क्या है, देखो ध्यान से समझना है। सबसे पहले गुड्स का डिलीवर होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर एक एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, पर्पस क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ डेप्ट होना चाहिए, और प्लेज क्या होना चाहिए, बेलमेंट का स्पीसीज है, ठीक है ना। इससे प्लेज इज अ स्पीसीमैन है ये पूरा, ठीक ठीक है ना। एम इसमें मिसिंग है, एम है। प्लेज इज अ स्पीसीमैन ऑफ बेलमेंट, एक टाइप है, बेलमेंट का टाइप है। अब पॉनी राइट्स, बेटा देखो पॉनी के राइट्स क्या होते हैं। पॉनी क्या करेगा, राइट ऑफ रिटेन द गुड्स प्लेज, ठीक है ना। अब इसमें एक परफेक्ट एग्जांपल से समझा रखा है कि सनी अपने गोल्ड ज्वेलरी को लोन बैंक के तौर पे लोन पे दे रहा है।
अब इस केस में बैंक के पास सारा का सारा अधिकार है कि गोल्ड ज्वेलरी को अपने पास रखेगा, not only for the adjustment of loan but also for the payment of interest accrued on such amount, ठीक है ना, बट उसके लिए भी, पेमेंट के लिए भी, ठीक है ना, लोन के। इसके बाद आता है राइट टू रिटेंशन ऑफ प्लेज गुड्स फॉर सब्सिक्वेंट डेब्ट्स। कहने का मतलब है कि जो पानी है उसके पास अधिकार है, जैसे हम ईएमआई की पेमेंट करते हैं, ठीक है ना, ईएमआई की पेमेंट करते हैं तब तक हमने, जब तक आपने अपने गुड्स को दे रखा है उसके लिए, पर्पस ऑफ डेब्ट के लिए, जब तक पर्पस ऑफ डेब्ट फुलफिल नहीं होता तब तक जो गुड्स है वो किसके पास रखा रह जाएगा, पौनी के पास, ठीक है ना। कहने का मतलब है पौनी विल हैव द राइट टू रिटेन ओनली दोज गुड्स फॉर विच द डेब्ट इज आउटस्टैंडिंग। जो आउटस्टैंडिंग कहने का मतलब है बकाया अभी तक मिला नहीं, और प्रीपेड यानी कि जो हमने पे कर दिया, एंड नॉट टू रिटेन द गुड्स विच आर नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्लेज। ठीक, उस गुड्स को नहीं रखेगा जो प्लेज के सब्जेक्ट मैटर में नहीं आते हैं। पौनी राइट हैज टू बियर एक्स्ट्राऑर्डिनरी चार्जेस, ठीक है ना, और पौनी का अधिकार है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं उसके ऊपर, प्लेज के ऊपर, उसको बियर कर सकता है, ठीक है ना। जैसे कि सपोज हम ईएमआई पे कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा, अब ईएमआई पे करते समय एक इंटरेस्ट आता है, ब्याज आता है। कई कई बार हम, जैसे कोई बाइक हमने लोन लिया, कार लोन ली, तो उसमें ब्याज के साथ हमें ईएमआई पे करना पड़ता है। तो जो ईएमआई है बेटा, आपका ईएमआई है, ईएमआई के साथ जो इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट क्या कहलाया जाएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चार्जेस। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चार्जेस हम किसको दे रहे हैं, पौनी को दे रहे हैं, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। अब पौनी राइट वेयर पॉनर मेक डिफॉल्ट। अब पौनी के क्या अधिकार हैं जब डिफॉल्ट हो जाए, तो पौनी क्या कर सकता है, उस गुड्स को अपने पास रख सकता है, उसको बेच सकता है, ठीक है ना। कई कई बार अगर उसके पास पौनी के पास जो गुड्स रखा है उसकी फुल पेमेंट नहीं हो पा रही, तो इस केस में जो पॉनर है, पॉनर क्या करेगा, पॉनर आपका लायबल है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस पे करने के लिए। क्लियर है यहां तक। और अगर मान लो अगर एक्सेसिव अमाउंट पे कर दिया, ठीक है ना, पॉनर ने पौनी को एक्सेसिव अमाउंट पे कर दिया, तो पौनी क्या करेगा इस केस में, पॉनर को वापस में, रिवर्स बैक में, जितना एक्सेस अमाउंट पे किया गया उतना पे कर देगा, ठीक है ना। जैसे मुझे अपनी स्कूटी की ईएमआई पे करनी थी 10,000, सपोज मैंने 12,000 पे कर दी, तो नेक्स्ट ईएमआई में क्या होगा, 2,000 डिडक्ट होके मुझे पे करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक। फिर आता है पॉनर्स राइट। पॉनर्स राइट में क्या होता है, राइट टू रिडीम। राइट टू रिडीम मैंने आपको बता दिया, रिडीम का मतलब क्या होता है, कि अगर पॉनर हमारा रीपेमेंट कर रहा है प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट का विदाउट एनी डिफॉल्ट, तो इस केस में क्या होगा, पॉनर के पास राइट है कि रिडीम करा सकता है, ठीक है ना। रिडीम, रिडीम का एक एक्चुअल मीनिंग अगर लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं, कोई बताएगा बेटा मुझे रिडीम का, मतलब मनीष। इनके सारे अगर आउटस्टैंडिंग डेट्स अगर उसने फुलफिल कर लिए तो वो फिर रिक्लेम कर सकता है ना अपनी प्रॉपर्टी जो भी गिरवी में दी थी, रिक्लेम कर सकता है ना अपनी प्रॉपर्टी जो भी गिरवी में दी थी। सर रिडीम तो ये होगा ना, क्या होगा मनीष, वॉइस नहीं आ रही मनीष आपकी, हेलो वॉइस रिडीम नहीं भुनाने को रिडीम बोलते हैं सर, कोई चीज को इनकैश कराना। हमने कुछ चीज सर जमा किया हुआ हेलो उसको भुनाना हेलो चाहते हैं। सर रिडीम मैं ये कह रहा था टू बाय बैक समथिंग और टू एक्सचेंज समथिंग फॉर मनी और गुड्स और सर्विसेज, कुछ उसके बदले कुछ ले रहे हो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। रिडीम का मतलब बेटा, रिडीम का, अच्छा 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 मैं रिडीम का सर, मेरा जो सही था मैं जो कह रहा हूँ, लाइक टू, क्या बोला हेलो, था आपने? रिडीम मैं ये बोल रहा हूँ टू बाय बैक समथिंग और टू एक्सचेंज समथिंग फॉर मनी और फॉर गुड्स और सर्विसेज, लाइक यू कैन रिडीम द बॉन्ड एट एनी टाइम बट यू विल लॉस, लाइक वो कुछ रिडीम, जैसे हाँ हमारे वो को ऑनलाइन आवाज नहीं आ कूपन रही मिलते हैं, है। कूपन्स मिलते सॉरी हैं। मनीष, वो मेरा कनेक्शन थोड़ा। अच्छा आप सबको आ रही है सर वॉइस?
कि मेरे आ end रही से है clear बेटा, है? मुझे आ रही है। ये ठीक है रिडीम वाला, या कुछ और इसको बोलेंगे सर? सही है, ठीक है ना, करेक्ट एकदम ठीक है। दिया है बेटा आपने। ठीक। अब इसके बाद देखो सेकंड पॉइंट कहता है, क्योंकि अभी टाइम होने वाला है, इस टॉपिक को मैं कवर करा दूं मनीष, ठीक है ना, फिर एजेंसी रहेगा, एजेंसी हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। एजेंसी ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक साथ खत्म कर देंगे। अब देखो प्लॉट प्लेज क्या है, जिसमें पॉनर का एक लिमिटेड इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है ना। पर्सन जो प्लेज कर रहा है गुड्स का एक लिमिटेड इंटरेस्ट रहेगा, प्लेज इज वैलिड टू द एक्सटेंट ऑफ सच इंटरेस्ट। ठीक। अब इसके बाद देखो बेटा, अब आप आज के लिए क्या टॉपिक मैं इतना कवर करूं, हम नेक्स्ट क्लास में और कवर करें, बताओ देवेंद्र। हाँ सर, नेक्स्ट में करेंगे सर। सर बीच बताओ में तो। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ हाँ, कोई नहीं देवेंद्र, अब आ हाँ, गए वो आप। कनेक्शन प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है ना। तो मैंने आज के लिए जो होमवर्क आपको दिया, एक तो फाइंडर ऑफ गुड्स पढ़ लेना बेटा, ठीक है ना, नोट्स को अच्छे से। और एक क्या पढ़ना है आपको, ड्यू प्लेज बाय नॉन ऑनर ऑफ गुड्स। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्या इसको पढ़ लेना, ठीक है ना, ड्यूटीज और राइट से होते हैं। तो आज जो टॉपिक हमने पढ़ा, बेलमेंट ऑफ प्लेज पढ़ा, बेसिकली बेलमेंट के पार्टीज को अच्छे से कवर कर लेना। बेलर बेली और प्लेज के पार्टीज क्या होते हैं, पॉनर और पॉनी। क्लियर है यहाँ तक। अब मुझे बताओ बेटा, आपका जो लास्ट टॉपिक आता है वो एजेंसी है, प्रिंसिपल और एजेंट वाला, ठीक है ना। मैं किसी के अंदर काम कर रहा हूँ, किसी के बिहाफ के लिए, ठीक है ना। जैसे आप एडवोकेट बनेंगे, बनने के बाद आप इंटर्नशिप करेंगे, इंटर्नशिप में जो कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, एजेंसी, ठीक है ना। आप क्या उसके आर्टिकल जो आप काम कर रहे हैं आपको एजेंट बोला जाएगा, आप जिसके अंडर जिस एडवोकेट के अंदर काम कर रहे हैं उसको प्रिंसिपल बोला जाएगा, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल के जितने भी डीड हो गए, अटॉर्नी हो गए, जितने भी लीगल वर्क हो गए जो आप काम करेंगे उसके बिहाफ में करेंगे, उसको क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। क्लियर है मनीष। तो अब बेटा मुझे बताओ, आप एजेंसी हम नेक्स्ट क्लास में करें कि आज ही करें। हाँ सर, सर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट करेंगे। क्लास आप ये में कह रहे करिए, हो कि नेक्स्ट क्लास में करिए। जिसके अंडर कर रहे हैं वो प्रिंसिपल होगा, और जो हम्म। काम कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होगा। एजेंट एजेंट प्रिंसिपल एंड एजेंट आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टू एजेंट, पार्टीज। हाँ, टू पार्टीज, ओके सर। ठीक है ना। जस्ट एज इन कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड। अब देखो बेटा, आज के लिए मैं टॉपिक को इतना ही कवर करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में क्या टॉपिक रहेगा हमारा, एजेंट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है ना, एजेंसी एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट। आज की क्लास में सबको अच्छे से समझ में आया, कोई टॉपिक रह गया हो तो अभी भी बता सकता है बेटा। सर एक चीज रह गया था सर, राइट ऑफ लीन में जो है ना सर, हम्म। उसमें मुझे नहीं लगता है कि मैं जब, क्योंकि बाद में पढ़ा हूं, तब मुझे कुछ चीजें समझ में आई है, मैं उसको शेयर करना चाहता हूं, अगर लोग इजाजत दें तो मैं शेयर करूं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल स्पेशली बेटा, जनरल करिए सर, करिए जनरल करिए। लेन जो है, श्योर श्योर। जनरल लीन जो है ना, उसके विषय में मैं, मुझे जो समझ आता है मैं चाहता हूं कि शेयर करूं आपको। जनरल लीन हम्म क्या है ना सर, कि हमने कोई चीज लोन पे लिया है, ईएमआई पे, हम उस सामान हम्म को तब तक, जैसे सपोज हमने एक कार लोन पे ली हुई है, और जब तक हम ईएमआई भर रहे हैं सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही मेरा ईएमआई हम्म टूट गया ना, तो जनरल लियन में क्या है ना, वो बैंकर जो बैंक है ना, वो पकड़ के हमारा, वो पकड़ लेगा और वो जब्त कर लेगा, हमको यूज नहीं करने देगा। जनरल लीन में ये होता हम्म है। पर्टिकुलर लीन में आपने जो बताया था कि हमने कार को पार्क किया, पेमेंट दिया और उसका पार्किंग चार्ज दिया और कार लेके चले गए, तो मुझे ये समझ हम्म में आता है ना सर। तो जो बैंक से जो ईएमआई पे जो हम काम कर रहे हैं लेके, जो हमारा वो है, वो जनरल लियन में आता है सर। जो लोन पे हम्म हम सामान को लेके यूज कर रहे हैं, ईएमआई भर रहे हैं, जब तक ईएमआई भर रहे हैं हम उसके उसके बेली हैं सर, सॉरी बेलर हैं सर। हम्म। और जब तक हम और अगर हमने लोन नहीं भरा तो फिर वो ले लेगा सर हमसे वो। सही है बेटा, एकदम करेक्ट बताया। हम इसको मुझसे ये कवर पूछे। करेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक में इसको अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। मैंने आपको नोट्स में एक और चीज भेजा हूँ, डिफरेंस, ठीक है ना, जो बेसिकली एग्जाम में आता है। हाँ जी सर, भेज दीजिए। वो डिफरेंस है नोट बेलमेंट और तो प्लेज। ठीक है सर। बेस्ट है ना नोट्स बेटा, हाँ सर, बढ़िया लग रहा है पढ़ के सर। ठीक है। और कोई हेल्प चाहिए हो किसी को, नो नो। ठीक है। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं हम, ठीक है बेटा।
बस एक मिनट, ये मिक्की, आपके नंबर कितने आए थे फर्स्ट ईयर में? बच्चे कह रहे हैं आपके हाईएस्ट है। एक मिनट मैं चेक करके बताऊंगा, भूल गया। ठीक है, बताना बेटा, ठीक है, मुझे चेक करके बता देना आप, नेक्स्ट क्लास में बता देना, ठीक है? ओके ओके। ठीक है ना? तो जी आज के लिए जी। हम इतने रखें बेटा, फिर आज ठीक की है, क्लास थैंक यू को सर, ओवर करें। थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, ठीक है, जा सकते हो बेटा एक एक करके आप सब। नेक्स्ट संडे मिलते हैं हम। सर हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू नेक्स्ट सर, में बाय सर। मेरे को प्लेज थोड़ा सा डाउट है, बेलमेंट तो 100% क्लियर है, कोई नहीं, वो मैं रीड प्लेज करके को देख लूंगा। हाँ, नेक्स्ट में कवर कर हम लेंगे। नेक्स्ट क्लास में संडे कवर करते हैं। थैंक यू, बाय।